हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एलसी ऑसिलेशंस। ज़रा सोचो कि अगर आपने ये सर्किट नहीं स्टडी की तो आप कभी भी कम्युनिकेशन को स्टडी नहीं कर पाओगे। या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये सर्किट बनी नहीं होती ना, तो ऐसे केस में हमारे आज जितने भी कम्युनिकेशंस है ना, वो सारे माध्यम जो भी है वो सारे रुक जाते हैं। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मतलब कि ये इतना सा छोटा सा एक कनेक्शन कैपेसिटर एंड इंडक्टर का, जिसको आप पैरेलल कनेक्शन बोल दो, तो उससे क्या मतलब कि पूरा कम्युनिकेशन रुक जाता? अगर हमने ये सर्किट इन्वेंट ही नहीं की होती तो पूरा कम्युनिकेशन रुक जाता। जी हाँ, पूरा कम्युनिकेशन रुक जाता। इसके पीछे की वजह ये है कि क्या बच्चों, कभी भी आपने ये वर्ड सुना है, रेडियो सिग्नल? नहीं सुना है? सुना ही होगा यार, रेडियो सिग्नल तो सुने ही होंगे। अरे भाई, आपके मोबाइल में से निकलता है। आपके घर में जो वाईफाई राउटर लगा है वो जो ट्रांसमिट करता है वो सिग्नल, वो सारे क्या है? रेडियो सिग्नल है। अगर मैं उसको अलग लैंग्वेज में बोलना चाहूं तो उसको मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोल सकता हूं। जी हाँ, बहुत ही हानिकारक होते हैं। आपने सुना होगा, बहुत ही हानिकारक होते हैं, हमें ये हो जाता है वो हो जाता है। टावर के बीच में नहीं रहना है। मोबाइल को अगर सोते हैं तो सोते वक्त मोबाइल को पास में नहीं रखना है, उसमें से हानिकारक सिग्नल निकलते हैं। वो सारी चीजें जो भी होती है ना, उसी को रेडियो सिग्नल बोला जाता है ना। और उसके ऊपर तो पूरा मूवी बन चुका है ना कि ये रेडियो सिग्नल कितने हार्मफुल होते हैं, कितने हार्मफुल होते हैं। वो तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब भी स्टडी करेंगे तब समझ में आ जाएगा। शायद आपने स्टडी कर भी लिया होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके ऊपर हाँ, कौन सा मूवी बना था, रोबोट 2.0। ये वाला जो मूवी था, हाँ, उसमें इंसान को नहीं दिखाया गया था, लेकिन इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द बर्ड्स, वो पॉइंट उन्होंने उठाया था, है ना। और बस वही हम कहना चाहते हैं कि क्या सच में वो इतना हानिकारक होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि उससे भी हानिकारक सिग्नल है जो अवेलेबल है, ये तो कहीं पीछे है। उससे आगे तो बहुत सारे ऐसे सिग्नल है जो बहुत ही हानिकारक होते हैं, लेकिन हम उसकी परवाह नहीं करते और हम इसके पीछे लगे रहते हैं। और वैसे भी जो मोबाइल मैन्युफैक्चर होते हैं वो सारे मोबाइल के अंदर एक स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, सार वैल्यू जिसको बोला जाता है, ठीक है, वो सेट होती है। मतलब कि उसको ध्यान में रख के हमारे इंडिया में 1.6 वॉट पर केजी जो भी उसका जो उन्होंने रेट डिफाइन किया है, उससे कम ही जो भी मैन्युफैक्चर करती है कंपनीज मोबाइल को, वो उससे कम ही रेट रखती है ना। तो जितना वो रेट अच्छा है, मतलब कम है, उतना अच्छा रहेगा कि वो उतना आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, है ना। तो सीधी सी बात है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितने भी मोबाइल्स है वो सारे ये सार वैल्यू को मेंटेन रखते हैं। तो अभी कोई ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपको चेक करना है कि आपके मोबाइल की सार वैल्यू कितनी है, जिसको स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट बोला जाता है, सो उसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है। आपके मोबाइल में डायल पैड ओपन करना है और उसके अंदर एक कोड इंसर्ट करना है, एंड दैट इज स्टार हैश, कहाँ गया मेरा पेन, हाँ यहाँ पे है, स्टार हैश 07 हैश, ठीक है। स्टार हैश 06 हैश आप टाइप करोगे तो आपका IMEI नंबर डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर आप स्टार हैश 07 हैश ये इंसर्ट करोगे कोड डायल पैड के अंदर, तो वो आपको आपके मोबाइल की सार वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। तो मतलब कि जो मोबाइल कंपनीज, अगर आपके मोबाइल की सार वैल्यू 1.6 से कम है, तो मतलब कि आपका मोबाइल सही तरीके से मैन्युफैक्चर हुआ है, मतलब कि वो उतना रेडिएशन नहीं फैला रहा है, ठीक है। हमारे इंडिया में वो एक डिफाइन की गई है वो वैल्यू कि वो 1.6 वोट पर केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सारे मोबाइल कंपनीज को वही रूल्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो करते ही है, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि भाई, ये जो रेडियो सिग्नल होते हैं ना, वो इनिशिएट कैसे होते हैं, जनरेट कैसे होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे कौन सी सर्किट काम करेगी? और यहाँ पे हमारी जो एनसीईआरटी की किताब है ना, इसमें ये एक बहुत ही बढ़िया फ्लो यहाँ पे वो मेंटेन करते हैं कि भाई, जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, उसका बेस यहीं से बना देते हैं वो लोग। जैसे कि हम इसके बाद क्या स्टडी करने वाले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पे इन्होंने पहले से यही चैप्टर में हमें एलसी ऑसिलेशंस हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। जी हाँ बच्चों, की ये जो रेडियो सिग्नल जनरेट करने वाली सर्किट है ना, वो यही है, एलसी ऑसिलेटर, है ना। यही हमारे रेडियो सिग्नल को जनरेट करती है। टू बी स्पेसिफिक अगर मैं बोलूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करती है। लेकिन जरा सोचो कि भाई, हमें ये स्टडी कर लिया है हमने अब तक कि अगर चार्ज रुका हुआ है, इफ द चार्ज इज स्टेडी, सो इट विल एग्जिबिट द स्टैटिक प्रॉपर्टी, मतलब कि वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को
शो करता है। अगर वो चार्ज मोशन में है तो ऐसे केस में वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है, मतलब कि तब वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। लेकिन जरा सोचो यहाँ पे तो दोनों साथ में है। देखो हमें ये पता है कि अगर चार्ज रुका हुआ है तो वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, मतलब कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड क्यों शो करेगा? बिकॉज इट इज स्टेडी। तो स्टेडी कंडीशन में स्टैटिक कंडीशन लगती है ना। तो ऐसे केस में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता है, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है। तो भाई ये दोनों कंबाइन होके कैसे जनरेट होते हैं? क्या कभी ये क्वेश्चन हुआ है क्या? बहुत बार सुना तो होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये होते हैं, वो होते, इतने हानिकारक होते हैं, उतने हानिकारक होते हैं। भाई वास्तविकता ये है कि जहां पे हम रहते हैं वहां पे ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, है ना। तो भाई हम गिरे हुए उस सारी चीजों से, तो हम उसे मतलब एस्केप कैसे कर सकते हैं? अगर एस्केप करना है तो भाई ये अर्थ को छोड़ के चले जाओ, और कुछ भी नहीं हो सकता है ना। टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है तो वहां पे फील्ड तो है नहीं, होने ही वाले हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि भाई जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे आया? मतलब दोनों साथ में चलते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा होगा तो आपने उसका एक हल्का सा एक एग्जांपल देखा भी होगा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ में चलते होते हैं, दोनों साथ में होते हैं, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है ना। ये शायद आपने 11th में स्टडी किया होगा, अगर अच्छे से स्टडी किया है तो आपको पता होगा वेव्स वाले टॉपिक के अंदर, है ना। तो यहाँ पे यही हमें देखना है कि यार दोनों साथ कैसे आ सकते हैं, मतलब ऐसी कौन सी सर्किट है कि जो दोनों को साथ में जोड़ के दे देती है। ठीक है भाई, ये यही है एलसी ऑसिलेटर। ये एक ही सर्किट है कि जो हमें ये करके दे सकती है। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर ये एलसी सर्किट किसी ने बनाई नहीं होती है ना, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होते। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होते ना तो भाई हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन रुक जाता। दुनिया में जितने भी वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहे हैं ना, शायद वो सारे आरसी रेडियो सिग्नल से, आरसी भूल गया, रेडियो सिग्नल से वो हो रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही यूज होते हैं उसको ट्रांसमिट करने के लिए। तो आप खुद ही सोच लो कि अगर ये नहीं होता तो वो नहीं होता, तो हमारे सारे जो भी कम्युनिकेशन होते हैं ना, तो अभी भी वायर्ड कम्युनिकेशन ही चलते हैं, वायरलेस हम सोच भी नहीं पाते। ठीक है, और वो तो बाद में देखेंगे कि भाई कितने हानिकारक है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या उससे भी हानिकारक कोई है। ठीक है, ये एक मिथ है कि भाई हमारे लिए ये रेडियो सिग्नल बहुत ही हानिकारक है, हार्मफुल है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई जितना सिग्नल हमारे टिश्यू को डैमेज नहीं करते हैं ना, उतना उसका जो एडिक्शन है ना मोबाइल का, वो हमें डैमेज कर देता है, हमारी मेंटालिटी को खत्म कर देता है। ठीक है, तो मोबाइल हार्मफुल है, लेकिन वो एडिक्शन के तौर पे देखने जाए तो हार्मफुल है। लेकिन अगर उनके सिग्नल को भी हम ये बोलते हैं कि भाई वो भी हार्मफुल है, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वास्तविकता ये है कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उससे भी हार्मफुल बहुत सारे ऐसे कैटेगरी है जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि वो उतने हार्मफुल नहीं है जितने हम बोलते हैं, जितना हम मानते हैं। ठीक है, तो ये एक है, मिथ है, लेकिन वो आपको क्लियर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। खैर अभी उसका जो कॉज है ना, मतलब कि कौन सी ऐसी सर्किट है जो इन दोनों को साथ में जोड़ के चलती है, उसको स्टडी करते हैं। तो वो है हमारे लिए बच्चों एलसी ऑसिलेशंस, एलसी ऑसिलेटरी सर्किट। ठीक है, जहां पे होता क्या है कि एक कैपेसिटर को एक इंडक्टर के साथ, जैसे फिगर में दिखाया गया है उस तरीके से इसको कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे होता क्या है आप समझ सकते हो कि ये जो कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर हमेशा अपनी एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, और ये जो इंडक्टर होता है ना वो अपनी एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कैपेसिटर इंडक्टर दोनों की टेंडेंसी अलग अलग है। एक इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। जरा सोचो कि एट अ टाइम अगर मैं बोलूं कि कैपेसिटर के पास भी कुछ एनर्जी है और इंडक्टर के पास भी कुछ एनर्जी है, तो ऐसे केस में मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पे दोनों फील्ड प्रेजेंट है एट अ सेम टाइम, एट अ सेम टाइम दोनों फील्ड प्रेजेंट है। और अगर मैं बोल दूं कि अभी ये वाले केस में अगर मान लो कि दोनों फील्ड प्रेजेंट है और ऐसे केस में यहां से एनर्जी रेडिएट हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी ऐसी होगी कि जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो देखने जाए तो ये बहुत ही बड़ा फिनोमिना हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। खैर इसका वर्किंग समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या होता है कि इसको हम ऑसिलेशंस बोलते हैं, क्योंकि ऑसिलेशंस का मतलब कहीं ना कहीं
हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में देख चुके हैं कि ऑसिलेशंस, जैसे कि स्प्रिंग के अंदर होने वाले ऑसिलेशंस, जैसे कि पेंडुलम के अंदर दिखने वाले ऑसिलेशंस, ठीक है। तो सारे केस में ऑसिलेशंस का मतलब हमने वहां पे ये निकाला था कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट होती रहती है, और वही पोटेंशियल वापस काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। तो कहीं ना कहीं ऑसिलेशंस को अगर हम एनर्जी के फॉर्म में देखने जाए तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में तो यही आता है कि सर ऑसिलेशंस को अगर आप चाहे स्प्रिंग के ऑसिलेशन से देखो या फिर पेंडुलम के ऑसिलेशन से देखो, तो ऐसे केस में हमें इतना समझ में आता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है, और वही पोटेंशियल वापस काइनेटिक में, वही काइनेटिक वापस पोटेंशियल में, वही पोटेंशियल वापस कर, तो ये चलता ही रहता है कन्वर्जन, ठीक है, ये कन्वर्जन चलता ही रहता है। तो हम उसको ऑसिलेशंस बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल वन, और वही पोटेंशियल वापस काइनेटिक में, वही काइनेटिक वापस पोटेंशियल में, और वापस पोटेंशियल काइनेटिक में, वापस काइनेटिक पोटेंशियल में। तो लाइकवाइज दिस ये जो साइकिल है ना वो घूमती ही रहती है। तो हम इसको ऑसिलेशंस को अगर एनर्जी के फॉर्म में देखने जाए तो कहीं ना कहीं मुझे यही दिख रहा है यहाँ पे कि काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में, ठीक है। अब हिलना डुलना बंद करो, अभी यहाँ पे फोकस करो। उसी तरीके से ये सर्किट भी ऐसी है कि जो क्या करेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और वही मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक। बस हिलना डुलना बंद करो। तो समझ में आ रहा है क्या होगा यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो जैसे हमने देखा कि ऑसिलेशंस के अंदर जहां पे ऑसिलेशंस की बात आती है, जहां पे वो डैम्प ऑसिलेशन नहीं है, अगर वो डैम्प्ड ऑसिलेशन है, क्योंकि डैम्प्ड ऑसिलेशन में होता क्या है कि एनर्जी वहां से खींची चली जाती है, मतलब कि वो जो फ्रिक्शन होता है ना वो अंदर से एनर्जी निकालता जाता है ना। तो धीरे धीरे वो ऑसिलेशंस छोटे छोटे होते जाते हैं, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जो ऑसिलेशंस रुक जाता है ना। लेकिन अगर मान लो कि वहां पे कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, मतलब कि डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं है, तो ऐसे केस में हम ये मान सकते हैं कि जो काइनेटिक है वो टोटल पोटेंशियल में कन्वर्ट होती जाएगी। मतलब कि जैसे जैसे ये स्प्रिंग आप देख रहे हो, तो राइट नाउ इट इज एट दी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो वहां से जैसे जैसे वो मीन पॉइंट तक आगे बढ़ेगी तो उसकी पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी काइनेटिक क्या है, जीरो है ना। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगी मीन पॉइंट की ओर, वैसे वैसे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे धीरे, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जो धीरे धीरे काइनेटिक में कन्वर्ट होती जाएगी, और पोटेंशियल रिड्यूस होती जाएगी, काइनेटिक इंक्रीज होती जाएगी, है ना। तो आप ये देख सकते हो कि बीच में जब तक वो मीन पॉइंट के ऊपर नहीं पहुंची है, ऐसे केस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे भाई उसकी पोटेंशियल भी जीरो नहीं है, काइनेटिक भी, मतलब कि मैं ये बोल सकता हूँ धीरे धीरे थ्रू आउट दिस पाथ उसकी पोटेंशियल रिड्यूस होती जाएगी, काइनेटिक इंक्रीज होती जाएगी। एक टाइम ऐसा है कि जब वो मीन पॉइंट पे पहुंचा तब उसकी सारी जो पोटेंशियल थी ना वो सारी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक के अंदर, और उसकी पोटेंशियल क्या हो गई, जीरो। वापिस वो आगे बढ़ेगी स्प्रिंग, वापिस वो आगे बढ़ेगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे मेन पॉइंट पे उसके काइनेटिक जीरो नहीं हुई, मैक्सिमम हुई, मतलब कि वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो वो आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी तो वापस कन्वर्जन वही, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अभी अभी काइनेटिक रिड्यूस होती जाएगी और वो पोटेंशियल इंक्रीज होती है, मतलब कि आई कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी विल नाउ कन्वर्ट इनटू द पोटेंशियल वन, है ना। जैसे ही वो जितना कॉम्प्रेस हो सकती है उतनी हो गई, मतलब कि अपने नेगेटिव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे पहुंच गई, तो वहां पे अभी क्या हो गया, तो नाउ उसकी जो सारी काइनेटिक थी मीन पॉइंट पे वो सारी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल में, और वहां पे काइनेटिक क्या हो गई, जीरो, है ना। तो आप देख सकते हो ये स्प्रिंग के जो स्टेजेस है वो आपने वहां पे स्टडी कर लिया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे यही हो रहा है, यहाँ पे काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में, तो बार बार यही कन्वर्जन होता रहता है ना, क्योंकि ये डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं है, हमने ये मान लिया है, तो यहाँ पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगी, तो सारी एनर्जी कंजर्व्ड है, ठीक है, सारी एनर्जी कंजर्व्ड है, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट है, वही सारी पोटेंशियल वापस काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, और वही सारी वापस काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, तो ये कन्वर्जन चलता रहता है। बस वही चीज आपको यहाँ पे भी दिखेगी। ये कैपेसिटर एंड इंडक्टर सर्किट जो भी है, जिसको हम एलसी सर्किट बोलते हैं, उसमें भी आपको वही नजर आएगा कि जो यहां पे कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो सारी एनर्जी यहां पे मैग्नेटिक में कन्वर्ट होती जाएगी टाइम बाय टाइम, और जैसे जैसे वो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, एक टाइम ऐसा है कि इसकी सारी स्टैटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, स्टोर्ड एनर्जी जीरो हो जाएगी, तब इसके पास अपनी मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी होगी, है ना, और वापस वही एनर्जी क्या होगी, यहां पे इसके अंदर कन्वर्ट होती जाएगी। तो यहां पे स्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेटिक एनर्जी स्टैटिक एनर्जी में, स्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक स्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है ना। तो यही साइकिल चलती रहेगी, है ना, थ्रू आउट दिस सर्किट या थ्रू आउट दिस एप्लीकेशन, ये यही साइकिल चलती रहेगी।
अभी समझते हैं कि एक्चुअल में होगा क्या यहाँ पे, जब भी ये कन्वर्ट होती जाएगी या कन्वर्जन होगा तब क्या चीजें होगी, कैसे कैसे ये सारी चीजें काम करेगी वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि मान लो हमने पहले से ये कैपेसिटर को चार्ज कर दिया है, मान लो अज्यूम कर लो कि हमने ये कैपेसिटर को पहले से चार्ज कर दिया है, ठीक है, मतलब कि मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा के पहले, क्योंकि अगर कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा तो फिर यहाँ पे चार्ज का मतलब कि एनर्जी का कंजर्वेशन कैसे देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप अज्यूम कर लो कि हमने यहाँ से पहले से एक एक्सटर्नल बैटरी लगा के पहले कैपेसिटर को चार्ज कर लिया। अभी जैसे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है तो अभी हमने ये बैटरी को निकाल लिया है, ठीक है। तो राइट नाउ दिस कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, ठीक है। राइट नाउ अज्यूम करो कि ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, ठीक है। तो ऐसे केस में होगा क्या, अभी जैसे ही मैं ये इसका कनेक्शन करता हूं, ठीक है, कनेक्शन करने से पहले ये देख लो कि कैपेसिटर अभी फुल्ली चार्ज है। तो मान लो कि कैपेसिटर के अंदर जो भी चार्ज एस्टेब्लिश हुआ है वो यहाँ पे प्लस क्यूएम है और यहाँ पे माइनस क्यूएम है। हमें पता है कि भाई ये कैपेसिटर की ही यहाँ से प्लेट से वो चार्ज टूट के मतलब कि इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ पे जमा हुए होंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूटे हैं वही जमा हुए। तो इस हिसाब से आप मान लो कि यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज कितना एस्टेब्लिश हुआ है, क्यूएम के बराबर, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी चार्ज फुल्ली चार्ज है, अभी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, तो ऐसे केस में उसके पास टोटल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी कितनी है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी के बराबर। यहाँ पे हमने लिखा है क्यू एम स्क्वायर क्योंकि उसके ऊपर एस्टेब्लिश होने वाला टोटल चार्ज कितना है, क्यू एम के बराबर है ना। तो हम ये बोलेंगे कि ऐसे केस में ये जो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है उसके पास कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, क्यू एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2c के बराबर। अभी जैसे ही मैं बच्चों यहां से ये कनेक्ट करता हूं ये सर्किट को, क्योंकि अभी तो ओपन सर्किट है तो करंट का फ्लो नहीं होगा, है ना, लेकिन जैसे मैं इसको क्लोज सर्किट बना देता हूं तो अभी करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन यहीं से घूम के वापिस ये वाली प्लेट के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे और ये प्लेट को न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना और यहाँ पे प्लस चार्ज है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे भाई क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना, ये प्लेट और ये प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, तो इसकी वजह से होगा क्या, तो भाई यहाँ पे हमें पता है कि चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर बढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मूव करना स्टार्ट कर देते हो। तो यहाँ से क्या होगा कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से ये डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पे जमा होना स्टार्ट कर देंगे। मतलब कि वो यहाँ के जो पॉजिटिव यहाँ पे डेफिशिएंसी जो है उसको खत्म करना स्टार्ट कर देंगे, या फिर हम ये बोलेंगे कि ये पॉजिटिव प्लेट को न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम मानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो मैं रेड कलर से इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन बताता हूं। जैसे ही मैंने ये क्लोज सर्किट बना दी, मैंने ये सर्किट को कनेक्ट कर दिया, तो दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन मैंने रेड कलर से दिखाया, तो इलेक्ट्रॉन का जो भी फ्लो होगा वो ये वाली डायरेक्शन में होगा, है ना। तो उसके अपोज में मैं ब्लू कलर से करंट का फ्लो दिखाता हूं। तो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो यहां पे अगर करंट को मैं बताऊं तो करंट का फ्लो कौन सी डायरेक्शन में हो सकता है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये होगा करंट का फ्लो, ये होगा करंट का फ्लो। तो क्या आपने देखा कि यहाँ पे करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया, है ना। तो आप देख पा रहे हो ये चीज कि भाई जैसे जैसे यहां से करंट का फ्लो होना स्टार्ट हुआ, करंट हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब कि माइनस से एंटर करता है, प्लस से बाहर निकलता है। तो अभी ये सोर्स का काम कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल बैटरी तो है नहीं। तो ये क्या है, एक लोड है, उसके लिए एक लोड कनेक्टेड है। तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी डिलीवर करना स्टार्ट कर देगा इन टर्म्स ऑफ करंट, है ना। तो ये करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, यहीं के इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, यहां पे आके इसको बैलेंस कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, है ना। तो धीरे धीरे कैपेसिटर के ऊपर से चार्ज खत्म हो रहा है, आप देखो ध्यान से, चार्ज खत्म हो रहा है ना। यहाँ के इलेक्ट्रॉन, मान लो कि यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकल के पहले यहाँ पे आए थे जब हमने कैपेसिटर को चार्ज किया था। तो ऐसे केस में यही 4 इलेक्ट्रॉन वापिस यहाँ पे जाएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, पॉजिटिव प्लेट जो भी हमने बनाई है, जो बनी है पॉजिटिव प्लेट हमने नहीं बनाई लेकिन वो बनी है, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, मतलब कि उसके ऊपर का चार्ज खत्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, चार्ज खत्म होता जा रहा है। तो वैसे वैसे आप देख पा रहे हो कि यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो कैपेसिटर के चार्ज को खत्म कर रहा है, मतलब कि धीरे धीरे कैपेसिटर का चार्ज रिड्यूस हो रहा है। अगर कैपेसिटर का चार्ज रिड्यूस हो रहा है तो मैं ये बोल सकता हूं कि उसकी एनर्जी रिड्यूस हो रही है ना। तो उसकी एनर्जी रिड्यूस हो रही है। तो जरा देखो इसके बाद का फेज क्या आया, इसके बाद मतलब कि जब ये हो रहा है, ये प्रोसेस हो रही है कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे आ रहे हैं और वो उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो ऐसे केस में धीरे धीरे आप देख पा रहे हो कि पहले यहां पे 4 पॉजिटिव साइन थी, अभी यहां पे 2 हो गए। तो इन बिटवीन दैट केस आपको ये दिखेगा कि भाई
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये वाली प्लेट को, पॉजिटिव प्लेट को न्यूट्रलाइज कर रहा है ना, ये पॉजिटिव प्लेट को न्यूट्रलाइज कर रहा है। लेकिन जरा सोचो ना, वही करंट का फ्लो होने के कारण, आप देखो करंट का फ्लो ये डायरेक्शन में है, तो हमें पता है कि ये जो इंडक्टर है वो सोलेनोइड का काम करेगा और इसके अंदर एक फील्ड जनरेट होगा और वो फील्ड कितना होता है, तो म्यू 0 एन आई के बराबर होता है। तो आप समझ सकते हो कि अगर यहां से चार्ज, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकला, फिर दो इलेक्ट्रॉन, फिर चार इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो, मतलब कि यहां पे चार्ज का फ्लो इंक्रीज हो रहा है। वैसे चार्ज खत्म हो रहे हैं तो हम ये बोलेंगे चार्ज तो रिड्यूस कर रहे हैं, है ना। कैपेसिटर का अगर टोटल चार्ज देखोगे तो वो तो रिड्यूस करेगा, लेकिन उसके सामने देखो ना, ज्यादा चार्ज यहां से ये इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो ऐसे केस में करंट इंक्रीज हो रहा है। तो करंट का फ्लो इंक्रीज हो रहा है, यहां से चार्ज रिड्यूस हो रहे हैं लेकिन करंट का फ्लो इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे केस में अगर करंट इंक्रीज करता है तो यहां पे इंडक्टर के केस में क्या हो रहा है, फील्ड फील्ड इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि इंडक्टर के अंदर का जो फील्ड है ना, बीच वाले रीजन का फील्ड, वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, है ना। धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज हुआ, फिर दो इलेक्ट्रॉन आए न्यूट्रलाइज, फिर चार इलेक्ट्रॉन निकले। तो इस तरीके से आप देखो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो भी है ना, वो ज्यादा हो रहा है। मतलब कि करंट तो इंक्रीज कर रहा है ना, लेकिन चार्ज खत्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे करंट एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज के बीच में ना, यहाँ पे कुछ अपोजिट वाला रिलेशन बनेगा, ठीक है। उसको लिखेंगे, मैथमेटिकल मॉडलिंग बाद में समझेंगे, लेकिन इतना समझो कि यहाँ पे कैपेसिटर के ऊपर का जैसे जैसे चार्ज खत्म हो रहा है, उसके सामने यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। करंट इंक्रीज हो रहा है मतलब कि यहाँ पे इसके बीच का ये जो इंडक्टर है, उसके अंदर का जो फील्ड है ना, वो इंक्रीज हो रहा है। और फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये कैपेसिटर का पूरा टोटल चार्ज खत्म हो गया होगा, और जब उसका टोटल चार्ज खत्म हो चुका होगा, एट दैट टाइम यहाँ पे जो करंट का फ्लो रहा होगा वो मैक्सिमम रहा होगा। और ऐसे केस में इसके अंदर का जो फील्ड होगा ना, वो जितना पॉसिबल है उतना स्ट्रांग होगा, है ना। जितना पॉसिबल है उतना तगड़ा फील्ड, जितना जनरेट हो सकता है उतना तगड़ा फील्ड यहाँ पे जनरेट हो चुका होगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर आई मैक्सिमम है तो ऐसे केस में इसके अंदर का जो फील्ड जनरेट होता है वो भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है ना। तो आप समझ सकते हो कि भाई यहां से यहां आने में, यहां से यहां, ये स्टेज से ये स्टेज आने में आपने ये देखा कि भाई कैपेसिटर यहाँ पे जो पहले फुल्ली चार्ज था और इंडक्टर के अक्रॉस में कोई यहाँ पे करंट, मतलब कि इंडक्टर के अंदर कोई फील्ड था ही नहीं, टोटली डिस्चार्ज था, वही कैपेसिटर यहाँ पे फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है और यही इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो चुका है ना, क्योंकि उसके अंदर एक तगड़ा फील्ड जनरेट हो चुका है। तो ये बोल सकते हैं कि कैपेसिटर ने अल्टीमेटली क्या किया, कैपेसिटर ने अल्टीमेटली अपनी पूरी एनर्जी रिलीज कर दी, ठीक है। और ये इंटरवल कितना होता है, यहां से ये स्टेज आने में ये जो इंटरवल लगेगा ना, वो होगा T/4 टाइम का, T/4 टाइम का। तो ये T/4 टाइम में ये सारी चीज हो चुकी होगी, ये सारा जो खेल है ना वो खत्म हो चुका होगा। मतलब कि T/4 टाइम में ये कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुका होगा। आप ये बोल सकते हो कि कैपेसिटर ने अपना पूरा चार्ज किसको दे दिया, इंडक्टर को दे दिया होगा। तो नाउ स्टेज ऐसा आया कि अभी इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो गया, इंडक्टर अभी फुल्ली चार्ज हो गया, है ना। और कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज जो पहले Qm²/2c था, वो अभी कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन सारे क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहां से आके ये वाली प्लेट को न्यूट्रलाइज कर रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनके मोशन की वजह से यहाँ पे जो करंट का फ्लो बना था, वो करंट की वजह से ये इंडक्टर के अंदर फील्ड जनरेट हो रहा था, वो उनको नहीं पता था, है ना। तो ये फील्ड जनरेट हो रहा था, ठीक है। एक टाइम ऐसा है कि सारे इलेक्ट्रॉन यहां से खत्म हो चुके हैं, सारा चार्ज कैपेसिटर के ऊपर से चला गया है, न्यूट्रलाइज हो चुका है। ऐसे केस में यहां पे इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो चुका है। जरा सोचो कि अगर यहाँ पे कैपेसिटर के ऊपर से चार्ज चला गया, मतलब कि कैपेसिटर टोटली डिस्चार्ज हो गया, है ना, तो उसकी एनर्जी जो स्टोर हुई थी वो गई कहां पे, तो भाई वो गई कहां पे, वो इंडक्टर के पास चली गई। इंडक्टर ने क्या कर दिया, वही एनर्जी को स्टोर कर दिया, है ना, वही एनर्जी को स्टोर कर दिया। अब होगा क्या, नेक्स्ट स्टेज क्या आएगा, तो आप समझ सकते हो कि अब क्या होगा। तो अब यहां पे आप देखो कि तब जब ये कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज है, तब यहां पे सर्किट के अंदर जो भी करंट का फ्लो है वो क्या है, मैक्सिमम है ना। करंट का फ्लो क्या है, मैक्सिमम है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ करंट सीधा प्रोपोर्शनल होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पे डिस्चार्ज होंगे, सॉरी,
ये न्यूट्रलाइज होंगे सामने वाली प्लेट के ऊपर, उतना यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो करे, उतना करंट ज्यादा होगा, है ना। पहले एक इलेक्ट्रॉन निकल के न्यूट्रलाइज हुआ, फिर दो निकले, फिर चार निकले, तो इस तरीके से आप देखो कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्किट के अंदर कितने हैं, आप समझ सकते हो, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो उसके हिसाब से करंट भी मैक्सिमम हुआ होगा। यहाँ पे थोड़ा अपोजिट वाला नेचर चल रहा है ना। तो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल के सामने वाली प्लेट के ऊपर पहुंचे हैं, उस हिसाब से देखने जाओगे तो जब सारे इलेक्ट्रॉन यहां पे न्यूट्रलाइज हो चुके होंगे, तब सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट होगा, ठीक है। और तब यहां पे इंडक्टर के अंदर भी मैक्सिमम फील्ड जनरेट हुआ होगा। मतलब कि हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अंदर जो भी फील्ड जनरेट होता है वो मैक्सिमम है, तो ऐसे केस में उसके अंदर जो स्टोर एनर्जी है वो भी मैक्सिमम हुई होगी। और वो किसके बराबर होती है, हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर। अगर यहाँ पे इंडक्टर के अंदर, मतलब क्योंकि सर्किट के अंदर तब मैक्सिमम करंट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाफ एल आई एम स्क्वायर के बराबर एनर्जी स्टोर हो चुकी होगी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्लियर है। अब क्या होगा, अब क्या, क्योंकि अभी तो कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज है, कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज है, लेकिन इंडक्टर तो फुल्ली चार्ज है ना। तो इंडक्टर की भी टेंडेंसी क्या रहती है, एनर्जी डिलीवर करना। इंडक्टर क्या करता है, जो लेता है वो देता है। देखो दोनों ऐसे कंपोनेंट हमने यहां पे जोड़ दिया है कि जो लेते हैं वो देते भी है, ठीक है। तो यहां पे अभी इंडक्टर भी बैठने वाला नहीं है। हमने देखा था कि T/4 चाहे कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, दोनों केस में हमने देखा था एक चीज कि T/4 टाइम इंटरवल में अगर कैपेसिटर चार्ज हुआ है तो वही नेक्स्ट T/4 में वो अपनी एनर्जी डिलीवर करता है। मैंने लिखा ना यहाँ पे T/4, ठीक है। तो T/4 में अगर वो चार्ज होता है तो T/4 में वो नेक्स्ट T/4 में क्या करेगा, T/4 इंटरवल में यहाँ पे एनर्जी डिलीवर कर देगा, है ना। तो अगर मान लो कि कैपेसिटर ने T/4 टाइम में एनर्जी पूरी डिलीवर कर दी, पूरा डिस्चार्ज हो गया, तो उतने ही T/4 टाइम में हम ये भी तो बोल सकते हैं कि यहां पे इंडक्टर फुल्ली चार्ज हुआ है। तो अभी अभी बारी आएगी इंडक्टर की। इंडक्टर क्या करेगा, क्योंकि जिस T/4 इंटरवल में हमने देखा कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था, वही T/4 टाइम में हमने ये भी देखा कि इंडक्टर क्या हो रहा था, धीरे धीरे चार्ज हो रहा था। तो अभी इंडक्टर के लिए क्या बनेगा, अभी इंडक्टर की टेंडेंसी क्या होगी, तो इंडक्टर भी अगर T/4 टाइम में चार्ज हो रहा है तो नेक्स्ट T/4 टाइम में क्या करेगा, एनर्जी को डिलीवर करेगा, है ना। तो अभी बारी आती है ये इंडक्टर की। तो नाउ इंडक्टर विल रिलीज द चार्ज इन नेक्स्ट T/4 टाइम इंटरवल, है ना। तो अभी नेक्स्ट T/4 टाइम इंटरवल में क्या होगा, तो अभी ये इंडक्टर क्या करेगा, चार्ज डिलीवर नहीं करेगा, मैं बोलूंगा यहाँ पे एनर्जी डिलीवर करेगा, है ना। तो वो एनर्जी डिलीवर करना स्टार्ट करेगा। अभी आपको ये एक कंफ्यूजन रहेगा कि सर यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, शायद हुआ है तो बहुत ही बढ़िया है कि सर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, लेकिन जैसे इंडक्टर यहां से एनर्जी देना स्टार्ट करता है तो तब भी वो वही डायरेक्शन में क्यों करंट को फ्लो करवाता है ना। आइडियली तो ऐसा होना चाहिए कि अगर वो एनर्जी देना चाहता है तो अभी वो, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे कि वो एनर्जी दे रहा है, तो आप देखो यहाँ पे देखो इन्होंने साइन दी है कि जब ये कैपेसिटर एनर्जी दे रहा था तब ये प्लस से माइनस एनर्जी को ले रहा था, और जब ये देना स्टार्ट करेगा तो ये माइनस से प्लस देगा ना, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे तो आपने वही प्लस से माइनस ही दिखाया है। देखो पहले तो ये समझ लो कि यहाँ पे प्लस माइनस जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये समझ लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे केसीएल या केवीएल नहीं लगेगा, किरचॉफ के लॉ नहीं लगते जब भी इंडक्टर सर्किट में आता है। तो मैंने पहले ही लेक्चर में इंडक्टर के केस में बोला था कि यहाँ पे किरचॉफ लॉ नहीं लगता है। एनसीईआरटी की किताब में शायद किरचॉफ लॉ इसलिए बोला गया है वहां पे, क्योंकि वहां पे आप इस स्टेज में वो लेवल नहीं समझ सकते हैं, तो इसके लिए शायद उन्होंने किरचॉफ लॉ से वो समझा दिया है। लेकिन अगर मैं सच बोलूं तो यहाँ पे फेराडे लॉ लगता है ना। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस साइन पहले तो निकाल लो, पहले तो इसको दिमाग से हटा दो। अच्छा ठीक है, मान लो कि आपने केवीएल लगाने के लिए यहाँ पे इसको प्लस मान लिया कि ये माइनस ले लिया है, कि हम ऐसा पढ़ते आए पहले से, हम ये बोलते आए कि भाई माइनस से प्लस एनर्जी डिलीवर होती है, और जो लेने वाला है, कंज्यूम करने वाला है, वो प्लस से माइनस करता है ना, वो प्लस से माइनस एनर्जी लेता है। तो अगर अभी इंडक्टर की बारी आएगी कि अगर इंडक्टर चार्ज हो चुका है और उसको एनर्जी डिलीवर करना है, तो शायद उसको माइनस से प्लस ही डिलीवर करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ये होना चाहिए, लेकिन आपने सर यहाँ पे वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन लगाया है, ऐसा क्यों। तो पहले तो यहाँ से प्लस माइनस साइन का जो फंडा है उसको हटा दो। पहले ये समझो कि इंडक्टर का नेचर कैसा होता है। इंडक्टर ऐसा आदमी होता है कि जो क्या करता है, जो जो हो रहा है उसको अपोज करता है। जरा सोचो कि अगर यहाँ से कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया है, तो ऐसे केस में जब फुल्ली डिस्चार्ज मतलब कि जो आखिरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे जो यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो रहे थे, ऐसे केस में ये सर्किट के अंदर जो करंट आया वो मैक्सिमम आया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद जरा सोचो कि क्या यहाँ पे और कोई इलेक्ट्रॉन बाकी है कि जो यहां से यहां आए और इसको और न्यूट्रलाइज करे, भाई नहीं, खत्म हो चुका है वो सारी। ये जो प्लेट के ऊपर जो सारे डेफिशिएंसी थी वो खत्म हो चुकी है। सामने जितने इलेक्ट्रॉन गए थे जब भी हमने कैपेसिटर को चार्ज किया था, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन वापस वो प्लेट के ऊपर आ चुके हैं। तो अब कोई इलेक्ट्रॉन यहां से वापस ये प्लेट से ये प्लेट के ऊपर आने के लिए बचा नहीं है। तो ऐसे केस में क्या यहां पे मैं बोल सकता हूं कि ये सर्किट में से करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा, सोचो जरा।
जरा सोचो, क्या स्टॉप हो जाएगा? मैं बोल सकता हूं जी हाँ, स्टॉप हो जाएगा, है ना, स्टॉप हो जाएगा करंट का फ्लो, स्टॉप। क्योंकि भाई करंट का फ्लो है, होता क्या है, अल्टीमेटली चार्ज का फ्लो होता है। अगर चार्ज ही फ्लो करना बंद कर दे, अगर इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुके हैं भाई, जितने इलेक्ट्रॉन ये प्लेट से ये प्लेट के ऊपर जाने वाले थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। मान लो कि पहले जब चार्ज किया तब ये प्लेट से 100 इलेक्ट्रॉन यहां पे आए थे, ठीक है, तो वो सारे 100 इलेक्ट्रॉन, ये साइकिल T/4 टाइम इंटरवल खत्म हुआ ना, तब ये सारे 100 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ चुके हैं। तो अब कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है कि जो यहां से यहां जा पाए। तो ऐसे केस में अब चार्ज का फ्लो स्टॉप। अगर चार्ज का फ्लो स्टॉप हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि करंट का फ्लो भी रुक जाएगा ना। तो करंट का फ्लो अगर रुक जाए तो क्या इंडक्टर ऐसा होने देगा? इंडक्टर का नेचर क्या होता है? जो हो रहा है उसको अपोज करना। तो अगर सोचो कि इसके बाद अगर यहां से कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो मैं ये बोल सकता हूं तब यहां से करंट का फ्लो जीरो हो चुका होगा। और इंडक्टर क्या ऐसा होने देगा? नहीं होने देगा। वो करंट यहां पे जीरो होना चाहता है लेकिन इंडक्टर ऐसा नहीं करेगा। इंडक्टर उसी करंट को मेंटेन रखने के लिए अभी यही डायरेक्शन में करंट का फ्लो चलाएगा, है ना। क्योंकि जब आखिरी करंट फ्लो हो रहा है, आईएम करंट फ्लो हो रहा है, तब उसकी डायरेक्शन कौन सी है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तब करंट का फ्लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और करंट सडनली जीरो होना चाहता है, लेकिन इंडक्टर ऐसा नहीं होने देगा। इंडक्टर देख लेगा कि अच्छा ये करंट तो जीरो होने वाला है, चल चल चल, मुझे उसको जीरो नहीं होने देना, मुझे उसी डायरेक्शन में उसके ये फ्लो को मेंटेन रखना है, आईएम को मेंटेन रखना है। इसीलिए अब जब इंडक्टर यहां से एनर्जी डिलीवर करना स्टार्ट करेगा तब करंट की डायरेक्शन यही रहेगी जिस डायरेक्शन में कैपेसिटर जब डिस्चार्ज हो चुका है वो टाइम पे करंट की डायरेक्शन थी, है ना। वही डायरेक्शन में इंडक्टर अभी वही करंट को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा, है ना। इसीलिए यहां पे यही डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो स्टिल द करंट की डायरेक्शन, फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज स्टिल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई बात समझ में? ये पॉइंट समझ में आया थोड़ा बहुत? ठीक है, क्योंकि जब ये आखिरी करंट फ्लो हो चुका है, फ्लो हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां से यहां आ रहे हैं और ये वाली प्लेट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो ऐसे केस में बोल सकते हैं कि ये सर्किट में फ्लो होने वाला आखिरी मैक्सिमम करंट की वैल्यू जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, मतलब कि इसके बाद करंट का कोई फ्लो नहीं होगा क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है। लेकिन तब तब इंडक्टर को ये फील आ जाएगी कि भाई अभी करंट सडनली जीरो होने वाला है, तो वो नहीं होने देगा। वो क्या करेगा, वो उसने देख लिया, उसने सेंस कर लिया कि ओ ये करंट जो भी आईएम है वो अभी जीरो होने वाला है, तो मुझे ऐसा नहीं होने देना है, मुझे वही डायरेक्शन में उतने फ्लो को मेंटेन रखना है। जो हो रहा है उसको अपोज करेगा, है ना। तो जो होने वाला है उसको भी तो अपोज करेगा। उसने सेंस कर लिया कि भाई अभी क्या होने वाला है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन का करंट जीरो होने वाला है, तो वो उसको अपोज करने के लिए वो क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में करंट अपोज किसको करेगा, जीरो नहीं होने देगा, है ना। यही अपोज होता है, तो वो उसी डायरेक्शन में आईएम को मेंटेन रखने के लिए वो उसी डायरेक्शन में अभी करंट का फ्लो करवाएगा। इसीलिए ये नेक्स्ट स्टेज जो भी आया, मतलब जब अब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज है और इंडक्टर अभी अपनी एनर्जी डिलीवर करना, अभी वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा, वो यही डायरेक्शन में डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? क्लियर हुआ ये पॉइंट? मतलब फ्लो का, करंट का फ्लो डायरेक्शन जो भी है, करंट के फ्लो की डायरेक्शन, वो इट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो अब बारी है इंडक्टर की। अभी वो एनर्जी डिलीवर करना है कौन सी डायरेक्शन में, वही डायरेक्शन का करंट को फ्लो करवा के। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि अगर ये एनर्जी डिलीवर करना स्टार्ट करता तो वापस कैपेसिटर क्या होना स्टार्ट कर देगा, चार्ज होना स्टार्ट कर देगा, है ना। क्योंकि अभी वापस पोटेंशियल डिफरेंस इसको मिल चुका है, तो अभी क्या होगा, तो अब लेकिन देखो करंट की डायरेक्शन देखो, सो स्टिल इट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट ये डायरेक्शन में है, तो हमें पता है कि जो भी कंपोनेंट है जो चार्ज लेने वाला है, जो चार्ज होने वाला है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, प्लस से माइनस चार्ज लेगा, है ना। तो कैपेसिटर के लिए तो ये बोल सकते हैं कि ये प्लस से माइनस चार्ज लेगा, तो इसका मतलब ये है कि अब क्या होगा, अब यहां से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि करंट का फ्लो देखो, करंट का फ्लो ये है ना, तो करंट का फ्लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहां से ये प्लेट के ऊपर से अब इलेक्ट्रॉन टूट के सामने वाली प्लेट के ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो आप देख सकते हो कि जो पहले स्टेज में हुआ था ना, तब ये वाली प्लेट पॉजिटिव बनी थी, लेकिन अब कौन सी प्लेट पॉजिटिव बनेगी, ये वाली प्लेट पॉजिटिव बनेगी और ये वाली प्लेट नेगेटिव बनेगी, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चाहिए, है ना। तो ये वाली प्लेट के ऊपर से इलेक्ट्रॉन टूटेंगे और ये सामने वाली प्लेट के ऊपर जमा होना स्टार्ट कर देंगे। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि वापिस ये
कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा, कौन सा टाइम? आफ्टर द T/4, क्योंकि इंडक्टर को भी यहां पे डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा? T/4। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर कैपेसिटर की बात करो या इंडक्टर की बात करो, है ना, तो कैपेसिटर अगर T/4 टाइम में चार्ज होता है तो नेक्स्ट T/4 साइकिल में क्या करेगा? अपने आप को डिस्चार्ज करेगा। उसी तरीके से इंडक्टर का भी खेल यही रहता है कि अगर वो T/4 टाइम इंटरवल में चार्ज हो रहा है तो नेक्स्ट T/4 टाइम में क्या करेगा? एनर्जी को डिलीवर भी करेगा, है ना, एनर्जी डिलीवर भी करेगा। तो ये सारा जो इंटरवल है ना वो T/4 का रहेगा। ये सारा खेल जो भी है वो T/4 का इंटरवल रहेगा, है ना। तो यहां से अभी इंडक्टर देखो एनर्जी देना स्टार्ट कर दिया, तो ये नेक्स्ट T/4 साइकिल तक वो क्या करेगा? वो ये हरकत करेगा, ये हरकत उसकी रहेगी, मतलब कि धीरे धीरे वो अपनी एनर्जी को डिलीवर करता जाएगा सोर्स को, मतलब कि वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा, लेकिन उसके सामने कैपेसिटर वही एनर्जी को स्टोर करता जाएगा, है ना। तो वो वापस अपनी एनर्जी गेन करता जाएगा। और तब आप देखोगे तो आखिर में जब T/4 टाइम खत्म हो चुका होगा तो तब ये इंडक्टर वापस फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है। क्योंकि आप समझ सकते हो कि यहां पे क्या होता जाएगा, धीरे धीरे उसका फील्ड वैनिश होता जाएगा, है ना। तो इसका अंदर का जो फील्ड है आप देख सकते हो यहां पे स्ट्रांग है। नेक्स्ट स्टेज में मतलब कि ये जो T/4 टाइम नहीं हुआ, इन बिटवीन आप देखोगे, इन बिटवीन दिस T/4 टाइम देखोगे तो ऐसी हालत होगी, धीरे धीरे इसका फील्ड देखो, फील्ड लाइंस कम होती गई, मतलब कि वो वैनिश होता जा रहा है, और इसकी फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है कैपेसिटर की, मतलब कि वो अपने अंदर फील्ड स्ट्रांग करता जा रहा है ना। तो एक टाइम ऐसा है जब आफ्टर T/4 टाइम हम देखें तो आफ्टर T/4 टाइम इंटरवल, तो आप देख सकते हो कि ये इंडक्टर फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है ना। तो इट इज नाउ फुल्ली डिस्चार्ज, इसका देखो फील्ड वैनिश हो चुका है, लेकिन उसके सामने आप कैपेसिटर देखो, नाउ इट इज फुल्ली चार्ज, इट इज नाउ फुल्ली चार्ज। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं अब इसकी पॉजिटिव प्लेट के ऊपर कितना चार्ज हुआ होगा? QM, और यहां पे -QM। आप देख सकते हो कि ये वाले केस में जो भी हुआ था उससे थोड़ा यहां पे अपोजिट चला, है ना। क्यों? क्योंकि यहां पे देख सकते हो कि ये वाली प्लेट पॉजिटिव थी और ये वाली प्लेट अब पॉजिटिव हो चुकी है। तो आप देखोगे तो यहां से ये स्टेज आने में इसको कितना टाइम लगा? तो देखो T/4 टोटल कितना हुआ? T/2 टाइम इंटरवल। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जब वापस दोबारा कैपेसिटर जब भी चार्ज हुआ है, ठीक है, तब उसकी जो ये वाली प्लेट है ना वो पॉजिटिव बनी होगी और ये वाली प्लेट नेगेटिव बनी होगी, है ना। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ये होने में, ये हरकत होने में इसको कितना टाइम मिला? T/2 टाइम। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि इसकी ये पॉजिटिव प्लेट में से ये पॉजिटिव प्लेट बन जाए, उसके लिए टोटल टाइम कितना लगेगा? T/2 टाइम लगेगा। तो ये सारा वर्किंग समझ में आया? ठीक है, तो आप इस वापिस इसके बाद अगर देखोगे तो वापिस यही कहानी चलेगी। क्या कहानी चलेगी? तो अब करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि अब कैपेसिटर के लिए अभी ये पॉजिटिव प्लेट हो चुकी है ना। तो ये पॉजिटिव प्लेट हो चुकी है, तो अब क्या होगा? अब करंट का फ्लो ये डायरेक्शन में होगा। सो अगर करंट ये डायरेक्शन में है तो वापिस यहां पे आप इंडक्टर के केस में देखोगे तो इंडक्टर के केस में वापिस फील्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, और फील्ड बनना स्टार्ट हो तो वापिस ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा मतलब कि आफ्टर T/4 टाइम इंटरवल, इसके बाद देखोगे तो आफ्टर T/4 टाइम इंटरवल कैपेसिटर वंस अगेन फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका होगा, है ना। वंस अगेन फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका होगा। कौन सी डायरेक्शन में? करंट के फ्लो के बाद देखो अभी करंट का फ्लो ये डायरेक्शन में हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो चुका है ना। तो वापस वो फुल्ली डिस्चार्ज, मतलब कि इसके ऊपर चार्ज 0, लेकिन इसके ऊपर आ जाएगा ½LIm² के बराबर, है ना। तो वापस ये फुल्ली चार्ज आफ्टर T/4। लेकिन करंट की डायरेक्शन देखो, करंट कौन सी डायरेक्शन में था? यही डायरेक्शन में था। तो वापस ये इंडक्टर क्या करेगा? यही करंट की डायरेक्शन को मेंटेन रखेगा, क्योंकि उसको पता है कि अभी यहां पे Im करंट फ्लो हो रहा है, अभी सर्किट में Im करंट है, लेकिन क्योंकि अभी यहां से जितने इलेक्ट्रॉन यहां पे आने थे वो खत्म हो चुके हैं, तो अभी सडनली ये करंट 0 हो जाएगा। तो इंडक्टर ऐसा होने नहीं देगा, उसको अपोज करेगा। तो इंडक्टर यही डायरेक्शन में करंट को मेंटेन रखेगा जिस डायरेक्शन में अभी यहां पे Im दिखाया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसी में मेंटेन रखेगा, उसी डायरेक्शन में करंट को मेंटेन रखेगा और अपनी एनर्जी ये डायरेक्शन में डिलीवर करना स्टार्ट कर देगा। तो वापिस कहानी क्या आ जाएगी? वापिस कहानी ये बन जाएगी। तो अब कैपेसिटर वापिस चार्ज होना स्टार्ट कर जाएगा। अब वापस कैपेसिटर चार्ज होना, क्योंकि ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा इंडक्टर, तो वापस यही डायरेक्शन में करंट का फ्लो रहेगा, वापस यही डायरेक्शन में करंट का फ्लो, तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव बनेगी, ये वाली प्लेट नेगेटिव बनेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि तो वापस ये कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। तो आफ्टर नेक्स्ट T/4 इंटरवल आप बोल सकते हो कि नाउ दिस कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज और ये इंडक्टर फुल्ली डिस्चार्ज, है ना। तो मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं ये वाला स्टेज आ गया ना, ये तो देखो ये वाला ही स्टेज हो जाए, है ना। ये तो ये वाला ही स्टेज हो जाएगा, है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि यहां से ये स्टेज आ जाएगा वापस,
तो आप देख सकते हो कि साइकिल कैसे घूम रही है, आप देख सकते हो साइकिल कैसे घूम रही है। फर्स्ट T/4 इंटरवल के बाद ये स्टेज आया, उसके बाद T/4 के बाद ये स्टेज आया, उसके बाद T/4 के बाद ये स्टेज आया, और उसके बाद T/4 के बाद वापिस ये स्टेज। तो वापिस यही साइकिल रिपीट होती जाएगी, वापिस यही साइकिल रिपीट होती जाएगी, है ना। तो आप समझ सकते हो ये क्या हो रहा है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये सर्किट तो वापिस यही हो गई ना, यही स्टेज आ गया वापिस। क्लियर है पॉइंट, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, वही उसके सामने इंडक्टर चार्ज हो रहा है। तो कैपेसिटर के द्वारा जो भी चार्ज जा रहा है, जो भी एनर्जी जा रही है, वो इंडक्टर स्टोर कर रहा है ना। और जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है, यहां पे देखो फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है, तो ऐसे केस में इंडक्टर फुल्ली चार्ज है ना। इंडक्टर यहां पे फुल्ली चार्ज है, आप समझ सकते हो, है ना। क्लियर हुआ कि नहीं, पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। और जैसे ही अब क्या होगा, अब इंडक्टर डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा, तो वहां पे उसके सामने कैपेसिटर वो एनर्जी लेना स्टार्ट कर देगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। तो अब कैपेसिटर चार्ज होता जाए तो उसके सामने इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा है ना। और जैसे ही यहां पे कैपेसिटर वापस फुल्ली चार्ज हो चुका है, तो यहां पे इंडक्टर वापस फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है। तो अब कैपेसिटर यहां से एनर्जी डिस्चार्ज, मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट, कैपेसिटर एनर्जी देना स्टार्ट कर देगा, तो इंडक्टर वापस चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। तो यहां पे कहीं ना कहीं देखो, तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो उसके सामने इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा है। अगर इंडक्टर चार्ज हो रहा है, तो वहां पे कैपेसिटर डिस्चार्ज होता दिखेगा, है ना। और यही कहानी आपको पूरे टी टाइम पीरियड में दिखेगी, पूरे टाइम टी। देखो यहाँ पे पूरा टाइम इंटरवल हमने बना दिया। अगर मैं ये वाली सर्किट को मिटा दूं, अगर मैं इतनी सर्किट को मिटा दूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहानी देखो ये चल रही है, यहां से वापस ये स्टेज, है ना। तो यही चार के बीच में ये भी इंटरवल कितना T/4, क्योंकि हमने देखा था कि कैपेसिटर हो इंडक्टर, उसको डिस्चार्ज होने में या चार्ज होने में टाइम इंटरवल कितना लगता है, T/4। हमने आगे देख चुके हैं हम लोग ये सारी चीजें, ठीक है। तो ऐसे केस में आप समझ सकते हो यहाँ पे भी यही होगा। और इसका अगर मैं मैथमेटिकली भी अगर मैं इसका सॉल्यूशन देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में भी उतना डिटेल में नहीं है, ठीक है। तो यही कहानी चल रही है सारी, समझ में आया। या सुनो, पहले T/4 में तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, इंडक्टर फुल्ली डिस्चार्ज था, तो कैपेसिटर ने डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर T/4 टाइम इंटरवल ऐसा हुआ कि भाई कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है, लेकिन ऐसे टाइम में इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो चुका है, तो कैपेसिटर के द्वारा जो भी एनर्जी गई वो सारी किसने एब्जॉर्ब कर ली, इंडक्टर ने। अब क्या हुआ, आफ्टर नेक्स्ट T/4 इंटरवल क्या होगा, तो यहां पे इंडक्टर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया, तो सारी एनर्जी जो इंडक्टर ने रिलीज कर दी वो किसने ले ली, कैपेसिटर ने होल्ड कर दी। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पे ये पाओगे आफ्टर T/4 मतलब कि टोटल T/2, तो आफ्टर T/2 इंटरवल कैपेसिटर की जो प्लेट यहाँ पे पॉजिटिव थी वो अभी यहाँ पे नेगेटिव हो चुकी है, और जो यहाँ पे नेगेटिव थी वो अब यहाँ पे पॉजिटिव हो रही है। मतलब कि आफ्टर T/2 टाइम इंटरवल करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो पहले जो भी यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट था for 0 to T/2 इंटरवल, अब आफ्टर नेक्स्ट T/2 इंटरवल, अपकमिंग नेक्स्ट T/2 इंटरवल के लिए अब ये करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। तो वापस कहानी तो वही रहेगी कि वापस अभी इंडक्टर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, तो अभी वो इंडक्टर को चार्ज करना, मतलब कि वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा, और इंडक्टर अपनी एनर्जी, मतलब कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है कैपेसिटर के द्वारा, वो स्टोर करना स्टार्ट कर देगी, है ना। और आफ्टर T/4 इंटरवल, तो अभी कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज और इंडक्टर फुल्ली चार्ज, तो अभी इंडक्टर वापस वही डायरेक्शन में करंट का फ्लो दौड़ा के वो अपनी एनर्जी डिलीवर करना स्टार्ट करे, तो इंडक्टर डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा, एंड आफ्टर T/4 इंटरवल कैपेसिटर वापस अपना चार्ज गेन कर लेगा। तो यही कहानी चलती रहती है। तो आपने देखा यहाँ पे क्या देखा, आपने क्या नोटिस किया, तो भाई यही कि भाई कैपेसिटर जब भी डिस्चार्ज हो रहा है तब इंडक्टर चार्ज हो रहा है, और जब भी कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तब इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे कैपेसिटर की जो स्टोर्ड एनर्जी है वो आफ्टर T/4 इंटरवल इंडक्टर के पास मैग्नेटिक फॉर्म में पूरी कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, आफ्टर T/4 इंटरवल। और वो जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो आफ्टर T/4 इंटरवल वंस अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, है ना। तो यही कन्वर्जन यहां पे आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो यही है सारा एलसी ऑसिलेशंस की कहानी, यही सारी ऐसी ऑसिलेशंस की कहानी है, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टिव नेटवर्क नहीं है ना, तो यहाँ पे एनर्जी जाए तो जाए कहाँ पे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है ना, कि वो एनर्जी जाए तो जाए कहाँ पे, ठीक है, वो एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। तो अब हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस भी देख कि भाई मैथमेटिकली इसको हम कैसे देख पाएंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको T/2 साइकिल तक ही आपको दिया गया है, यहाँ से T/4 ये
और उसके बाद T/4 इंटरवल के बाद ये स्टेज आएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे T/2 इंटरवल का ही स्टेज दिया गया है, लेकिन मैंने उसके T/2 के बाद क्या होगा वो भी मैंने बता दिया। तो आफ्टर T/2 जो जो जिस डायरेक्शन में यहाँ पे करंट का फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन का करंट हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि हाफ साइकिल है, T/2 मतलब कि हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल के लिए अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो उसके बाद हाफ साइकिल के लिए करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि हम नेगेटिव करंट बोल सकते हैं उसको। ठीक है, जो डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मानी है, अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हो तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगी। तो हमें ये मैथमेटिकली भी देखना है कि क्या सच में यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा या फिर चार्ज का जो भी फ्लो हो रहा है क्या वो सच में ऑसिलेशंस के इक्वेशन को फॉलो करता है। क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने पहले ही स्प्रिंग के फॉर्म में समझाया, आपकी एनसीईआरटी में भी वही दिया गया है ना। हर एक स्टेज को आप उसके साथ कंपेयर कर सकते हो। तो क्या सच में हमारे पास जो करंट का फॉर्मूला आएगा क्या वो ऐसे ऑसिलेटरी सर्किट को फॉलो करता है या फिर ऑसिलेशंस को फॉलो करता है, या फिर उसका नेचर जो भी है वो ऑसिलेशंस वाला है, या फिर टू बी स्पेसिफिक बोलो तो क्या साइन वाला नेचर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, वो हम यहाँ पे मैथमेटिकल मॉडलिंग से पता लगा सकते हैं। तो अब हम क्या करने वाले, जो सारी चीजें हम यहाँ पे समझे ना वो सारी चीजें हम अब मैथमेटिकली देखना चाहते हैं कि मैथमेटिकली क्या सच में ये होगा, मतलब कि जो करंट मुझे दिख रहा है यहाँ पे वो ऑसिलेटरी होना चाहिए, मतलब कि वो साइनोसोडल होना चाहिए, उसका नेचर जो भी है वो साइनोसोडल होना चाहिए। क्या ऐसा होगा मैथमेटिकली, क्या हम इसको प्रूव कर सकते हैं? क्या ये सर्किट मैथमेटिकली भी हमें ऐसे एसएचएम के जो फॉर्मूला है उसको मैच करने वाली दिखेगी कि नहीं दिखेगी? तो वो हम यहां पे पता करना चाहते हैं। तो अब हम देखेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एनालिसिस, इसको एनालिसिस नहीं बोलेंगे, मॉडलिंग बोलेंगे। ठीक है, जहां पे ये पूरी सर्किट का हम एक इक्वेशन बनाएंगे। देखो ये सारी चीजें ऐसी होती है कि सर्किट बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये सर्किट काम कैसे करेगी। ठीक है, तो हमने सिर्फ इसका पहले वर्किंग देखा, अभी मैथमेटिकली इसको कैसे मॉडल कर सकते हैं, ठीक है, वो भी देखने वाले हैं। तो मैं पहले तो ये बोलूंगा कि उसके लिए आपकी एनसीईआरटी की किताब में यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू द केसीएल बोला गया है, सॉरी केवीएल बोला गया है, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोला गया है, लेकिन हम फॉलो उसी को करेंगे, लेकिन वो गलत है। मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे फैराडे लॉ लगता है। जहां पे इंडक्टर आता है ना, जब भी इंडक्टर सर्किट में आएगा तो हमेशा समझ लेना कि यहाँ पे फैराडे लॉ लगेगा, फैराडे का लॉ लगेगा, यहाँ पे केवीएल नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी एनसीईआरटी की किताब में जो दिया गया है हम उसी को फॉलो करेंगे। तो मान लो कि पहले ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, तो ऐसे केस में वो एनर्जी डिलीवर करना काम स्टार्ट करेगा, है ना। तो मान लो कि तब इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वीसी, मतलब कि इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना डेवलप हुआ है, वीसी। और मान लो कि अगर इंडक्टर यहां से चार्ज करना स्टार्ट कर देगा, मतलब कि धीरे धीरे यहां से ये अपनी एनर्जी डिलीवर करना स्टार्ट करेगा और ये इंडक्टर एनर्जी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा, तो ऐसे केस में हो सकता है कि इसके अक्रॉस में कुछ पोटेंशियल डेवलप होगा, और होगा ही ना, क्यों नहीं होगा। तो मान लो कि वो पोटेंशियल कितना होगा, वीएल के बराबर होगा कि नहीं होगा, वीएल के बराबर होगा। तो क्या मैं यहां पे ध्यान से सुनेगा, फ्रॉम दी, जो गलत है फिर भी मुझे लिखना पड़ता है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की किताब में लिखा गया है। तो फ्रॉम दी केवीएल, लेकिन अगर मुझे सच लिखना है, यहाँ पे ट्रूथ लिखना है, तो मुझे यहाँ पे फैक्ट वो होगा कि मैं यहाँ पे इसको केवीएल ना लिखूं और मैं इसको फ्रॉम दी फैराडे लॉ अगर मैं लिखूं तो वो शायद सही रहेगा। तो फ्रॉम दी केवीएल, चलो अपनी एनसीईआरटी की किताब में जो दिया गया वही फॉलो करते हैं। तो फ्रॉम दी केवीएल मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, देखो केवीएल कैसे चलाते हैं आपको पता है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप लूप अज्यूम कर लो। तो मान लो कि मैं यहाँ पे केवीएल लगाता हूँ और यहां से मैं माइनस एंटर किया, मैंने प्लस से बाहर निकला, तो जो बाहर निकलते तब जो साइन लगाई जाती है उसी को हम मानेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगी प्लस वीसी, है ना। और आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, यहाँ से प्लस से एंटर किया, माइनस से बाहर निकले, तो जो जब माइनस से बाहर निकले तब साइन कौन सी थी, माइनस थी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस वी एल दैट इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, आइडियली ये गलत है, आइडियली ये होना चाहिए कि आप ऐसा मान लो कि जितना पोटेंशियल इसके अक्रॉस में बिल्डअप होगा उतना ही पोटेंशियल इसके अक्रॉस में भी होगा, मतलब कि जब भी ये कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हुआ होगा तब इसके अक्रॉस में जितना पोटेंशियल डेवलप हुआ है वो एक्चुअल में वीसी के बराबर होगा, ऐसा आप मान लो। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट इन द पैरेलल कनेक्शन, आप मान लो कि ये पैरेलल कनेक्शन है तो पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट इन द पैरेलल कनेक्शन, इतना तो आप समझ सकते हो, है ना। तो आप उस तरीके से इसको देखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये गलत है लेकिन फिर भी मुझे एनसीईआरटी की किताब में दिया गया तो मुझे समझाना पड़ता है उसी तरीके से। ठीक है, तो वीसी हम क्या लिख सकते हैं,
बच्चों VC क्या लिख सकते हैं, VC इज इक्वल टू Q बाई सी लिख सकते हैं, है ना। VC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई सी हो जाएगा। तो यहाँ पे VC को मैं लिखूंगा Q बाई सी, ठीक है, माइनस VL की वैल्यू कितनी होती है, तो L DI बाई dt के बराबर होती है, दैट यू ऑलरेडी नो, ठीक है, दैट यू ऑलरेडी नो। तो आप जरा देखो यहाँ पे कि Q बाई सी माइनस L DI बाई dt, ठीक है। आप जरा देखो यहाँ पे कि हमने यही बताया कि भाई धीरे धीरे कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज ना वैनिश होता जा रहा है, मतलब कि टू बी स्पेसिफिक बोलूं तो वो डिस्चार्ज होता जा रहा है कैपेसिटर, है ना। मतलब कि यहाँ डिस्चार्ज का मतलब क्या, चार्ज धीरे धीरे कम होता जाना, लेकिन उसके सामने ये सर्किट का करंट जो भी है वो इंक्रीज होता जा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ये करंट का चार्ज के साथ अगर आप रिलेशन देखोगे तो वो थोड़ा अपोजिट जैसा है। मतलब कि यहाँ पे मैं ये समझ पा रहा हूं, मुझे जो समझ में आ रहा है उस हिसाब से मैं ये बोल रहा हूं कि भाई यहाँ पे जो करंट है ना वो एक्चुअल में माइनस डी क्यू बाई डी टी के बराबर है। करंट जो भी है वो माइनस डी क्यू बाई डी टी के बराबर है। समझ में आ रहा है ये पॉइंट, समझ, थोड़ा ऊपर लिखता हूं मैं, यहां पे लिखता हूं। तो यहां पे जो सर्किट के अंदर जो करंट का फ्लो है ना, ये आई इज नथिंग बट इक्वल टू, यहां पे मैं डी क्यू बाई डी टी नहीं लिख सकता हूं, मैं यहां पे माइनस डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूं। क्योंकि आप देख पा रहे हो कि कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर से धीरे धीरे चार्ज वैनिश होता जा रहा है, चार्ज वहां पे सामने वाली प्लेट के ऊपर जाके न्यूट्रलाइज हो रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना। तो चार्ज तो कम होता जा रहा है, लेकिन उसके सामने टोटल नंबर ऑफ चार्ज का जो फ्लो है वो आप समझ सकते हो, वो तो इंक्रीज हो रहा है ना। पहले एक इलेक्ट्रॉन गया, उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन, उसके बाद चार इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से वो न्यूट्रलाइज होता जाएगा, है ना। तो करंट तो इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि आई किसके बराबर होगा, माइनस डी क्यू बाई डी टी के बराबर होगा, है ना। आई माइनस डी क्यू बाई डी टी के बराबर होगा। तो अगर मैं यहां पे यही पॉइंट को मैं यहां पे कंसिडर करूं तो लेट ऑटो सेव, सो लेट आई इज इक्वल्स टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो इसका मतलब यह होता है कि डी आई बाई डी टी क्या होगा, डी आई बाई डी टी इज नथिंग बट इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं माइनस डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं, हमने आगे देख लिया है ये सारी चीजें, है ना। दो बार डिफरेंशिएशन हुआ ना, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो डी बाई डी टी ऑफ डी क्यू बाई डी टी क्या होगा, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर होगा। तो यही वैल्यू को अगर आप यहां पे प्लेस कर देते हो, इसके अंदर प्लेस कर देते हो, तो hence I am getting this value as a Q by C minus L times, ये di by dt है ना, इसको हमने अभी क्या लिखना है, इसको हमें अभी लिखना है माइनस डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, है ना, यही लिखना पड़ेगा मुझे इसको, ठीक, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया Q बाई सी प्लस L डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, मैं अगर यहां से L को कॉमन ले लेता हूं, ठीक, तो अगर मैं यहां से L को कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q बाई एल सी प्लस डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो यहां से मैं पहले डी स्क्वायर, ये L राइट हैंड साइड पे जीरो के डिवाइड में चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, तो वो जीरो ही हो जाएगा। तो यहां पे हम इसको लिखेंगे डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, इसको मैं पहले लिखता हूं, प्लस क्यू बाई एल सी। इसको मैं एक काम करता हूं, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, इट इज नथिंग बट वन अपॉन एल सी टाइम्स क्यू, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। बच्चों ये जो फॉर्मूला है ना, ये कुछ देखा देखा नहीं लगता आपको, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये फॉर्मूला किसका है। जरा देखो, जरा सोचो, आपको स्प्रिंग दिख रही है ऊपर फिगर के अंदर, क्या आपको वो दिख रहा है कि यहाँ पे ये एसएचएम कर रही है स्प्रिंग। अगर आपको ये दिख रहा है एसएचएम कर रही है ये स्प्रिंग, तो ऐसे केस में आपको ये भी नजर आ जाएगा कि ये जो फॉर्मेट है ना वो एसएचएम का एक फॉर्मूला है। याद करो, एसएचएम का एक फॉर्मूला आपने शायद ऐसा देखा होगा, शायद आपने देखा है तो आपको पता होगा कि डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं अगर कंपेयर करना चाहूं तो मैं इसको यहां पे लिखता हूं, इसको आप इसके साथ कंपेयर कर, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस, अगर याद आता है तो ओमेगा स्क्वायर एक्स मतलब कि वाई, दैट इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। आप इसको कंपेयर करो इसके साथ तो आपको नजर आ जाएगा यहाँ पे एनालॉजी क्या चल रही है, क्या सारी चीजें चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो इक्वेशन हमें मिला ना बच्चों, ये इक्वेशन कहीं ना कहीं सिंपल हार्मोनिक मोशन ही दिखा रहा है ना। आप कंपेयर करो, यहाँ पे वेरिएबल क्या था, वाई, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, चार्ज। कौन वेरी कर रहा है, चार्ज, है ना, चार्ज ही तो वेरी कर रहे हैं। कैपेसिटर के ऊपर से क्या हो रहा है, चार्ज वेनिश हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ, तो आप इस फॉर्मूला के साथ कंपेयर करो तो इट इज अल्टीमेटली
SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब कि ऑसिलेशंस, और टू बी स्पेसिफिक बोलूं तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन अगर हम नहीं मानते हैं, मतलब कि यहां से कोई एनर्जी कहीं पे नहीं जा रही है, कहीं पे भी वो वैनिश नहीं हो रही है, कहीं हीट के फॉर्म में नहीं जा रही है, वैसे ये बोलना गलत हो जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास कभी भी कंपोनेंट्स आइडियल नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर मैं ये मान लूं कि ये सारे कंपोनेंट्स आइडियल है तो ऐसे केस में मेरी सारी एनर्जी यहाँ पे कंजर्व्ड है, मतलब कि जो कैपेसिटर रिलीज करता है वो सारी इंडक्टर ग्रैब करता है, और जो इंडक्टर ग्रैब कर रिलीज करता है वो कैपेसिटर ग्रैब कर लेता है, तो कहीं पे भी एनर्जी कहीं पे भी नहीं जा रही है, सारी अंदर ही स्टोर है। तो ऐसे केस में इट इज नथिंग बट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशंस, है ना। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन बन गई, डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, डैम्प्ड ऑसिलेशन में एनर्जी फ्रिक्शन खींच लेता है, निकाल लेता है, तो इसीलिए धीरे धीरे ऑसिलेशंस कम होते जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर वो एनर्जी अंदर कंजर्व्ड है तो ऐसे केस में आपको क्या दिखेगा, वो ऑसिलेशन उतने ही एम्पलीट्यूड से होते नजर आएंगे, जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इसको मैं ओमेगा जीरो बोल देता हूं। तो आप अगर इसको इसके साथ कंपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, ये ऑसिलेशंस ही तो हो गए, ऑसिलेशंस का ही तो फॉर्मूला दिखा रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। तो हमें यही तो देखना था, हमने पहले ये तो समझ लिया कि हाँ ये एनर्जी ऑसिलेट कर रही है फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी टू मैग्नेटिक एनर्जी, एंड मैग्नेटिक से वापस स्टैटिक, स्टैटिक से वापस मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से वापस इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ये एनर्जी ऑसिलेट कर रही है, ये तो हमने देख लिया, लेकिन मैथमेटिकली हमने इसको प्रूव भी कर दिया कि हाँ यहाँ पे जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही दिखा रहे हैं, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला, जो फॉर्मेट आया वो कहीं ना कहीं इसके साथ मैच करता दिखा, तो ये मैथमेटिकली इसका प्रूफ भी आ गया हमारे पास, है ना, मतलब कि हमने इसको मैथमेटिकली प्रूव भी कर दिया। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, यस और नो? तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको ये भी नजर आ जाएगा, ये भी समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे ओमेगा जीरो को इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो इसके साथ, क्योंकि ओमेगा जीरो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, है ना, या फिर हम इसको क्या बोले, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो इस हिसाब से मुझे ये समझ में आता है यहां पे, ये बाय कंपेयरिंग दिस, तो ओमेगा जीरो स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 1/LC के बराबर आ गया। मतलब कि जरा देखो तो ये ओमेगा जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, 1/√LC होगा। ये कुछ जाना पहचाना लगता है क्या आपको, ये ओमेगा जीरो इज इक्वल टू 1/√LC? अगर मैं इसको टू बी स्पेसिफिक लिखूं, 2/f0, 2πf0 इज इक्वल टू 1/√LC, क्या ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है आपको? तो ये f0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2π टाइम्स √LC। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, मतलब कि अगर ये SHM दिखा, अगर हम इसको SHM से कंपेयर करना चाहते हैं तो इन दैट केस हम ये बोल सकते हैं कि ये कंडीशन कब आएगी, जब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो भी होगी वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, तब हम इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन से कंपेयर कर सकते हैं। तो तब यहाँ पे जो एनर्जी ऑसिलेट करेगी, जब भी एनर्जी ऑसिलेट करेगी तब हमें जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी यहाँ पे, वो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट, है कि नहीं? और हमें पता है कि अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है तो ऐसे केस में मैक्सिमम पावर डिसिपेट करता है, मतलब कि मैक्सिमम पावर डिसिपेट होता है, क्योंकि वहां पे XL इज इक्वल टू XC हो जाता है। तो ऐसे केस में देखो, मैं ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पे ये RLC परिपथ नहीं है, क्योंकि ये जो तार है ना जिसके साथ ये कनेक्टेड है उसका खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ होगा, है ना, तो उसकी वजह से ये हो जाएगी RLC परिपथ ही, है ना, लेकिन वो इंटरनल रेजिस्टेंस तार का जो भी है वो बहुत ही छोटा सा होगा। तो ऐसे केस में हम इसको LC सर्किट बोल सकते हैं, लेकिन हम ये नकार नहीं सकते कि अगर LC सर्किट है और वो ऑसिलेशंस कर रही है, एनर्जी ऑसिलेट हो रही है कैपेसिटर से इंडक्टर में, इंडक्टर से कैपेसिटर में, तो ऐसे केस में उसकी तब जो फ्रीक्वेंसी होगी, ऑसिलेशंस की एनर्जी ऑसिलेट होने की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। ये फॉर्मेट जो हमने देखा तो वो हमें कहीं ना कहीं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। यहाँ पे ये अल्टीमेटली क्या बोल रहा है, ये एनर्जी ऑसिलेट होने की एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/LC है, ऐसा बोल रहा है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि तब एक्चुअल में यहाँ पे रेजोनेंट कंडीशन बनी होगी, और रेजोनेंट कंडीशन बनी है तो हमें पता है कि ऐसे केस में सारा पावर, मैक्सिमम पावर डिसिपेट करता है। हमने देखा था वहां पे कल के लेक्चर में, हमने देखा था, मैंने वो सेंटेंस भी 4 केस दिए थे, उसमें देखा था कि जब रेजोनेंट कंडीशन होती है तब भी सर्किट के अंदर मैक्सिमम पावर डिसिपेट करता है ना। तो तब यहाँ पे मैक्सिमम पावर डिसिपेट करेगा, और इसीलिए शायद यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो एनर्जी जाएगी ना, जो एनर्जी जाएगी वो एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी डिसिपेट होगी, है ना। तो इसको भी समझेंगे क्योंकि ये रियलिटी नहीं है, ये एक आइडियल केस है कि जिसमें एनर्जी
कैपेसिटर से इंडक्टर, इंडक्टर से कैपेसिटर में ऑसिलेट कर रही है ना। ये एक रियलिस्टिक केस नहीं है, ये एक आइडियलिस्टिक केस है, लेकिन रियलिटी में क्या होगा वो देखेंगे। उसका भी एक सेंटेंस यहाँ पे हमें एनसीईआरटी की किताब में 2 पॉइंट्स ऐसे दिए गए हैं जो हमें रियलिटी समझाती है कि रियल में ऐसा नहीं होता है, और उसकी रियल एप्लीकेशन है जिसको हम यूज भी कर रहे हैं, है ना। तो ये होगा कुछ कहानी यहाँ पे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि हाँ, ये हमने मैथमेटिकली भी देख लिया कि जी हाँ, यहाँ पे जो एनर्जी ऑसिलेट कर रही है वो एक्चुअल में सच में एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के मैथमेटिकल मॉडलिंग को शो करती है ना। उसका जो फॉर्मेट है वो कुछ मैथमेटिकल मॉडलिंग जो भी है वो सीधा एसएचएम के मॉडलिंग से मैच करता है ना। ये मैथमेटिकल मॉडलिंग मैच करता है। देखो इसका और इसका स्ट्रक्चर देखो, दोनों सेम तरीके से मैच करते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो एनर्जी ऑसिलेट हो रही है वो सच में हम इसको बोल सकते हैं कि जी हाँ, यहाँ पे एनर्जी ऑसिलेट हो रही है ना। उसका ऑसिलेशन हमने पहले तो देख लिया, लेकिन मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया। अगर बच्चों यहां पे मैं ये बोलूं कि भाई यहां पे अगर चार्ज ये है तो उसके रिलेटेड यहां पे जो करंट का फ्लो होगा, क्या करंट भी यहां पे ऑसिलेट करने वाला आपको मिलेगा? तो वो भी देख लेते हैं। क्या आपको ये एसएचएम के अंदर ये पता है कि अगर कोई एसएचएम को हम अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन से शो करते हैं तो उसका सॉल्यूशन जो भी होता है वो सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या फिर प्लस थीटा, है ना। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अगर कोई एसएचएम का फॉर्मूला ये है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? उसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए, है ना। लेकिन ये कब ले सकते हैं? जब कोई बंदा जो भी है, जो भी एसएचएम करने वाला है, वो मीन पॉइंट से अपनी जर्नी स्टार्ट करे तो। लेकिन हमारे केस में जर्नी कहां से स्टार्ट हो रही है? मैक्सिमम एसिलर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से। यहाँ पे हमने इसको कंपेयर किया किससे? एक स्प्रिंग वाले केस से जो एसएचएम कर रही है। तो हमारी स्प्रिंग जो भी है, हमने ये केस को कहां से कंसीडर किया है? हमने ये केस को यहां से कंसीडर किया है जहां से स्प्रिंग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से एसएचएम करना स्टार्ट करती है। तो ऐसे केस में मीन पॉइंट एंड ये ए पॉइंट के बीच में एंगल कितना रहेगा? अगर एंगल के फॉर्म में देखें तो π/2 रहेगा। तो हमारे लिए ये सॉल्यूशन किसके साथ मैच करेगा? तो हमारे लिए ये सॉल्यूशन किसके साथ मैच करने वाला है? अगर मैं इसको बताऊं तो हमारे लिए ये सॉल्यूशन, शायद इरेजर मैं डायरेक्टली यूज कर लेता, तो मैं यहाँ पे थीटा को मैं क्या प्लेस कर सकता हूं? π/2, ठीक है। तो अगर मैं थीटा को, क्योंकि हमारे लिए हमारा जो स्टेज जहां से स्टार्ट होता है ना, मतलब कि पहले कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज मानना पड़ेगा। तो ऐसे केस में अगर आप इसको एसएचएम से कंपेयर करते हो तो ये स्प्रिंग तब कहां से जर्नी स्टार्ट कर रही है? यहां से स्टार्ट कर रही है, मतलब कि ऑलरेडी इट इज हैविंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहां पे कैपेसिटर के पास ऑलरेडी एनर्जी है। यहां से हम हमारी कहानी स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे हमें इसको कंपेयर करना है एसएचएम के साथ, तो एसएचएम में भी हमें यही कंसीडर करना पड़ेगा, भाई स्प्रिंग के पास ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी है। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। मतलब कि ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से हम इसकी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो देयर इज ए π/2 डिफरेंस बिटवीन मेन पॉइंट एंड एम्पलीट्यूड, ठीक है। मतलब कि हम यहां से उसको स्टार्ट ना करवा के कहां से स्टार्ट करवा रहे हैं? यहां से स्टार्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से अभी स्प्रिंग ये वाली डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। तो देयर इज अ गैप ऑफ π/2। ये आपने शायद एसएचएम में अच्छे से पढ़ लिया है, आपको पता है, ठीक है। तो अगर मैं मैक्सिमम प्लस ए से अगर मैं जर्नी स्टार्ट करता हूं तो तब इसका ये जो फॉर्मूला बनेगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस π/2। मतलब कि मैं इसको लिखूंगा ए कॉस ओमेगा टी, है ना। तब इसका सॉल्यूशन बनेगा ए कॉस ओमेगा टी। तो अगर उस हिसाब से अगर आप इसको देखने जाओ तो हमारा जो भी सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि हमारा तो ये है ना इक्वेशन, हमारा तो एसएचएम का इक्वेशन ये है, तो ऐसे केस में इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा? तो Q इज इक्वल टू, क्योंकि y को हम रिप्लेस कर रहे हैं Q से, तो हम इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू बी स्पेसिफिक, अगर मैं इसको a ना लिखूं और am लिखूं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड am लिखूं, तो भी क्या जाता है? तो मेरे लिए ये फॉर्मेट क्या हो जाएगा हमारी सर्किट के लिए? Q इज इक्वल टू QM cos ओमेगा टी। समझ में आया क्यों cos आया यहाँ पे? क्योंकि हमने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया है कि कैपेसिटर ऑलरेडी फुल्ली चार्ज है। तो इसको अगर हम एसएचएम से कंपेयर करना चाहते हैं स्प्रिंग वाले केस से, तो ऑलरेडी हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि स्प्रिंग ऑलरेडी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे है, मतलब कि इट इज ऑलरेडी हैविंग द पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और फिर हम इसको यहां से छोड़ते हैं, मतलब कि यहां से अब एसएचएम स्टार्ट होता है। अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तब, और अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है जब स्प्रिंग ऑलरेडी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ड्यूट पे है
तब मतलब कि वहां से उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर पहले से है और वहां से कहानी स्टार्ट करती है, तो अब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे केस में ये एसएचएम करने वाली स्प्रिंग के लिए ये सॉल्यूशन बनेगा ए कॉस ओमेगा टी, और उसको अगर हम हमारी सर्किट के लिए अगर देखना चाहे तो हमारा जो ये फॉर्मूला आया मैथमेटिकल मॉडलिंग, उसका सॉल्यूशन बनेगा Q इज इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर Q इज इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा टी है तो उसके हिसाब से ये करंट क्या होना चाहिए? करंट होना चाहिए I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, या फिर मैं यहां पे बोलूंगा माइनस डी क्यू बाई डी टी, है ना। तो करंट में यहां पे क्या बोलूंगा? माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं तो ये डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस डी बाई डी टी ऑफ, वैल्यू प्लेस कर दो इसको, इसकी वैल्यू प्लेस करोगे तो ये क्यू एम इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। कॉस का डिफरेंस, क्यू एम तो बाहर आ जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन होता है ना। और ये ओमेगा टी का भी मुझे बोलने की जरूरत नहीं, ओमेगा बाहर और टी का अलग से डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा क्यू एम इंटू ओमेगा बाई साइन, और सॉरी माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो कहानी कुछ ऐसी बन जाएगी तब। तो यहां से माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको प्लस लिखता नहीं हूं, मैं इसको लिखता हूं क्यू एम टाइम्स ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो करंट कुछ ऐसा आएगा। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? क्यू एम इंटू ओमेगा को आई एम बोल सकता हूँ। तो मान लो कि ये आई इज इक्वल टू क्या हो गया? आई एम साइन ओमेगा टी। आपकी एनसीईआरटी की किताब में यहाँ पे +5 भी लिखा गया है, और फिर उन्होंने अज्यूम किया कि एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 चार्ज इज मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये होता है कि फाइव वहाँ पे 0 रहेगा, सॉरी कॉस फाइव वहाँ पे 0 रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए वहाँ पे ऐसा एजम्पशन उन्होंने ले लिया है। तो वहां पे उन्होंने ये एजम्पशन फाइव इज इक्वल टू 0 मान लिया है और कॉस फाइव 1 ले लिया है। तो ऐसे करें, सॉरी मैं गलत बोल गया था, फाइव की यहाँ पे उन्होंने ऐसा एज्यूम किया है ओमेगा टी +5 होगा, और ये 5 टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे चार्ज मैक्सिमम है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो चार्ज मैक्सिमम है, और टाइम टी 0 है, और 5 की वैल्यू उन्होंने 0 मानी है तो cos 0 1 हो जाएगा। तो ऐसे केस में Q इज इक्वल टू क्यू एम रहेगा। तो उन्होंने उस तरीके से फिर ये वैल्यू वहां पे निकाली है। आप चाहो तो यहाँ पे +5 भी लगा सकते हो, और नहीं लगाना है मतलब कि इनिशियल कोई फेस डिफरेंस नहीं है ऐसा अगर मान के चलते हैं तो आप यहाँ से भी कहानी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये Q इज इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा टी। तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन बना ये। अगर ये सॉल्यूशन है तो उसके रिलेटेड करंट क्या होगा? करंट होगा ये। तो आपने क्लियरली यहाँ पे देखा कि चार्ज कॉस के नेचर को फॉलो करता है तो करंट साइन के नेचर को फॉलो करता है। अगर आपको ये समझना है ना, ये समझना है तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि यहाँ पे जो भी चार्ज होगा वो कॉस वाला नेचर, पहले तो ये समझो कि जो करंट आया वो साइन के नेचर को फॉलो करता है, और साइन एक ऑसिलेशंस प्रोवाइड करता है। साइन का आपने ग्राफ देखा है क्या? साइन का ग्राफ ऐसा आता है ना, मतलब कि वैल्यू इंक्रीज होती है उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है ना, वापस और डिक्रीज होती है वापस इंक्रीज होना स्टार्ट करता है, तो ये ऑसिलेशंस को दिखाता है ना। तो कहीं ना कहीं हमारी जो सर्किट है वो यस इट विल एक्ट एज ए ऑसिलेटरी सर्किट, है ना, डेफिनेटली इट विल एक्ट एज ए ऑसिलेटरी सर्किट। तो अगर ये करंट का है, ये करंट साइन को फॉलो करता है, तो ऐसे केस में आपने देखा कि ये चार्ज जो भी है वो कॉस को फॉलो करता है। मतलब कि अगर इसके नीचे में अगर मैं चार्ज का ग्राफ प्लॉट करूं तो चार्ज का ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, चार्ज का नेचर कुछ ऐसा है। ठीक है, तो चार्ज कॉस को इंक्रीज कर मतलब कॉस को फॉलो कर रहा है। अगर टू बी स्पेस में इसको अच्छे से ड्रॉ करूं तो मैं इसको डिवाइड ही कर देता हूं अच्छे से। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो कॉस को फॉलो करना मतलब कि यहां से फिर यहां से नीचे और फिर यहां से वापस यहां से ऊपर। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि जब आपको चार्ज डिक्रीज होता नजर आए तब करंट इंक्रीज होता नजर आ रहा है। हमने बोला ना यहाँ पे कि चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज जैसे जैसे डिक्रीज होता है वैसे वैसे सर्किट में करंट इंक्रीज हो रहा है। तो आप यहीं से देख रहे हो, आप यहीं से देख पाते हो। अगर जिसको वहां पे समझ नहीं आया कि सर कैसे मतलब चार्ज रिड्यूस हो रहा है तो उसके सामने करंट इंक्रीज हो रहा है, तो वो लोग यहां से समझ सकते हैं कि आप देखो कि कॉस कॉस एंड साइन दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। तो आप देखो इतना इतना t/4 ही देख लो ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर यहाँ पे आप ये चार्ज का ग्राफ है तो अगर चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो उसके सामने देखो करंट इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि जब चार्ज डिक्रीज होते होते 0 होगा तब करंट एक्चुअली इंक्रीज होते होते मैक्सिमम तक पहुंच चुका होगा, है ना, करंट मैक्सिमम तक पहुंच चुका होगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गई होगी उसकी, है ना, ये वाला पीक। तो जब चार्ज डिक्रीज होते होते 0 हुआ तब करंट इंक्रीज होते होते मैक्सिमम हो चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चार्ज एंड करंट दोनों एक दूसरे से π/2 के फेज से डिफरेंस से चल रहे हैं, है ना। इसीलिए अगर चार्ज
डिक्रीज हो रहा है तो ऐसे केस में करंट इंक्रीज होता नजर आएगा ये सर्किट के केस में। वैसे आपको वहां पे अगर नहीं समझ में आया तो आप यहां से मैथमेटिकल मॉडलिंग से समझ सकते हो ये सारी चीजें, है ना। तो बस यही कहानी है एलसी ऑसिलेशंस की। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ चुका है ना, कि भाई एनर्जी जो कैपेसिटर, टू बी स्पेसिफिक, अगर सिंपल भाषा में सिंगल सेंटेंस में अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो कैपेसिटर अपनी एनर्जी स्टोर करता है ना, वो एनर्जी जब भी रिलीज करेगा तो उसके वही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इंडक्टर। मतलब कि कैपेसिटर की सारी एनर्जी कन्वर्ट होगी इंडक्टर के स्टोर एनर्जी में, और जब भी एनर्जी रिलीज होगी इंडक्टर के द्वारा तो ऐसे केस में वही एनर्जी सारी स्टोर होगी कैपेसिटर के पास, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एनर्जी ऑसिलेट हो रही है। कभी कैपेसिटर चार्ज होता है तो इंडक्टर डिस्चार्ज होता रहता है, तो कभी अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो तब इंडक्टर चार्ज होता रहता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एनर्जी का आप कंजर्वेशन देख रहे हो, है ना, एनर्जी का कन्वर्जन भी देखो। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो कहीं ना कहीं आप देखो यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है ना, इन बिटवीन वाला केस देखो, इन बिटवीन वाला केस, ये केस देखो जहां पे दोनों फील्ड प्रेजेंट है, जहां पे दोनों फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी, मतलब कि इन बिटवीन T/4। ये तो 0 से टाइम स्टार्ट हुआ और T/4 टाइम जब हुआ होगा तब ये स्टेज बना होगा, लेकिन इन बिटवीन दिस 0 टू T/4 अगर आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि तब इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा एंड मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। और ऐसे केस में अगर कोई एनर्जी रिलीज हो रही है, डिलीवर हो रही है, डिसिपेट हो रही है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ में होंगे। और वही तो होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो इस तरीके से आप जनरेट कर सकते हो एट अ सेम टाइम। क्योंकि आप 0 पे देखोगे एग्जैक्टली T/4 पे देखोगे, या 3T/4 पे देखोगे, या T के ऊपर देखोगे, तो वहां पे एट अ टाइम एक ही फील्ड दिखेगा। लेकिन इन बिटवीन 0 टू T/4, इन बिटवीन T/4 टू T/2, इन बिटवीन T/2 टू 3T/4, और इन बिटवीन 3T/4 टू T, तो ये जो इंटरवल है ना, इन बिटवीन दैट इंटरवल आपको इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, मतलब कि जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है और उसके सामने वही एनर्जी एब्जॉर्ब करके इंडक्टर चार्ज हो रहा है, सो एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एट दैट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है सर्किट के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, ये कहानी क्लियर हुई। तो इसीलिए इसको एलसी ऑसिलेशंस बोले जाते हैं, है ना, क्योंकि एनर्जी ऑसिलेट कर रही है। और हमने उसको थियोरेटिकली भी देख लिया और मैथमेटिकली भी देख लिया कि भाई उसका जो स्ट्रक्चर बना, उसका जो फॉर्मेट बना, फॉर्मूला बना, कि जो ये सर्किट को शो कर रहा है वो कहीं ना कहीं एसएचएम के फॉर्मूला को मैच कर रहा है। अरे उतना ही नहीं, हमने जो करंट एंड वोल्टेज, सॉरी, चार्ज एंड करंट के बीच का रिलेशन दिखाया, वो रिलेशन भी कहीं ना कहीं यही सर्किट के वर्किंग को शो भी कर रहा है, उसके साथ मैच कर रहा है ना। और ये कहानी तब होती है, ये जो ऑसिलेशंस तब दिखते हैं जब यहाँ पे कौन सी कंडीशन होती है, रेजोनेंट कंडीशन। या फिर ये बोलो कि अगर ये एलसी ऑसिलेटरी सर्किट है तो ऐसे केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी एनर्जी ऑसिलेट होने की, वो फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, रेजोनेंट कंडीशन बनेगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट यहां तक? लेकिन हाँ, यहाँ पे एक मैचिंग भी देख लो कि ये होती है मैकेनिकल सिस्टम और ये होती है हमारी इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो ऐसे केस में आप देखोगे तो वहां पे जो मास है उसका रोल यहाँ पे कौन प्ले कर रहा है, एल प्ले कर रहा है। वहां पे जो फोर्स कांस्टेंट एफ है, तो सॉरी के है, तो उसका यहाँ पे कौन रोल प्ले कर रहा है, 1/c। वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स, यहाँ पे हम चार्ज यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये इसका रोल कौन प्ले करेगा, क्यू। जहां पे हमने ये इक्वेशन में y लिया है, आप इसको x भी ले सकते हो, है ना। हमने यहाँ पे y लिया है क्योंकि हमारे लिए स्प्रिंग है। अगर स्प्रिंग x एक्सिस पे अगर ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन करे तो मुझे यहाँ पे x लिखना पड़ेगा, है ना, x लिखना पड़ेगा। तो ऐसे केस में आप चाहो तो y लिखो, आप चाहो तो x लिखो, जो भी फॉर्मेट आपको सही लगता है वो फॉर्मेट लिखो। हमारे केस में अगर मैं टू बी स्पेसिफिक बात करूँ तो इसकी एसएचएम को अगर मुझे शो करना है तो मुझे यहाँ पे x लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एसएचएम जो भी हो रहा है वो x डायरेक्शन में है, किसी टेबल के ऊपर रखा होगा और हमने इसको खींच के छोड़ दिया होगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन बनेगी। तो जहां पे x है उसको यहाँ पे इसका रोल कौन प्ले कर रहा है, यहाँ पे q। जहां पे वो वेलोसिटी है वहां पे इसका रोल, वेलोसिटी का रोल कौन प्ले कर रहा है, करंट प्ले कर रहा है ना। और उसी तरीके से अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कुछ इस तरीके से होगी, वहां पे काइनेटिक एंड पोटेंशियल होगी। ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दी स्प्रिंग, स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी वही होती है ना। तो ये
काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगी, यहाँ पे कौन सी होगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस मैकेनिकल हो, सॉरी मैग्नेटिक एनर्जी होगी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में स्टोर करेगा एनर्जी कैपेसिटर को, और यहाँ पे मैग्नेटिक होगी। तो ये सारा जो भी खेल है ना, आप इसको इस एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करके देख सकते हो, है ना। तो ये कहानी तो बहुत ही सिंपल लगी, बहुत ही आसान लगी, हमें मजा भी आया कि भाई यहाँ पे जो भी इंडक्टर के केस में एनर्जी जो भी बाहर जा रही है वो एक्चुअल में कैपेसिटर के अंदर जाएगी, और कैपेसिटर जब भी डिस्चार्ज होगा तो इंडक्टर वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है ना। तो ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा ही होता है? रियलिटी में ऐसा ही होता है, लेकिन देखो ध्यान से सुनना, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। देखो यहाँ पे हमने आपकी एनसीईआरटी की किताब में ये पूरा सेंटेंस वगैरह दिया गया है, The above discussion of LC oscillations is not a realistic for two reasons. वो रियलिस्टिक कंडीशन नहीं है, ठीक है। उसके दो रीजन क्या है? पहला रीजन तो ये कि एवरी इंडक्टर हैज सम रेजिस्टेंस। कभी भी कोई भी कंपोनेंट आइडियल नहीं होता है ना। मानते हैं हम लोग कि भाई हाँ वो प्योर इंडक्टर है वगैरह है, लेकिन वो भी किसी एक मटेरियल में से बनाया गया मटेरियल का खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो इंडक्टर हम यहाँ पे प्योर रेजिस्टर मतलब कि प्योर इंडक्टर नहीं मान सकते, इट इज हैविंग सम रेजिस्टेंस, ठीक है। So the effort of these resistors is to introduce a damping effect on the charge and current in the circuit, and the oscillations finally die away. मतलब कि अगर रेजिस्टेंस आ जाता है बीच में तो क्या होता है, हमें पता है कि जब भी अगर बीच में रेजिस्टेंस को लाते हो तो वहां पे क्या होता है कि रेजिस्टेंस क्या करता है, एनर्जी को निकाल देता है हीट के फॉर्म में। मतलब कि जो एनर्जी यहाँ पे आपको कंजर्व दिख रही है ना कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से मैग्नेटिक एनर्जी में, और वापस वो सारी मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो इंडक्टर है वो प्योर इंडक्टर नहीं है, उसका खुद का रेजिस्टेंस है। अगर मान लो कि बीच में हमने कनेक्टिंग वायर्स यूज किए हैं तो वायर के भी अपने खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं, तो उनके रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट होगी। मतलब कि जो एनर्जी हमें दिख रहा है ना कि भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में से सारी मैग्नेटिक में जाएगी और मैग्नेटिक में से वापस सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएगी, वो नहीं होगा। धीरे धीरे उसमें से थोड़ी थोड़ी एनर्जी यहाँ से हीट के फॉर्म में थ्रू दी रेजिस्टर डिसिपेट होती जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये ऑसिलेशन जो भी है ना, ये जो हमें एनर्जी का ऑसिलेशन दिख रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं धीरे 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 डैम्प्ड ऑसिलेशंस की तरह ट्रीट होगा, और धीरे 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, है ना। क्योंकि हीट के फॉर्म में धीरे धीरे स्लोली स्लोली हल्की सी एनर्जी जा रही है, तो ऐसे केस में जितनी एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए वो दिखेगी नहीं, धीरे धीरे लॉस होती जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं बोल सकता हूँ 10 जूल एनर्जी अंदर कंजर्व है, तो आफ्टर सम अमाउंट ऑफ टाइम वो 5 जूल ही बचेगी जो कंजर्व्ड है वो टोटल एनर्जी। आफ्टर सम अमाउंट ऑफ टाइम वो 2 जूल ही बचेगी, और ऐसा एक टाइम आएगा जब सारी एनर्जी खत्म, मतलब कि तब वो ऑसिलेशंस रुक जाएंगे क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज। तो तब हमें पीरियोडिकली उसको कैपेसिटर को चार्ज करके एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट, even if the resistance were zero, then also the total energy of the system would not remain constant. It is radiated away from the system in the electromagnetic waves, which we will discuss in the next lecture. In fact इसको आप रेडियो एंड टीवी ट्रांसमिशन के लिए यूज होने वाला रेडिएशन बोलते हो। आप जो वर्ड सुने हो ना कि भाई उसका रेडिएशन बहुत खराब होता है, मोबाइल का रेडिएशन वगैरह वगैरह वगैरह, क्यों टेलीविजन का रेडिएशन खराब नहीं है क्या? आपने डिश टीवी लगाया घर के छत के ऊपर लगाया, क्या उसके रेडिएशन खराब नहीं है? आपका जो जीपीएस सिग्नल जो यहाँ पे कैच करता है वो सारे भी रेडियो सिग्नल, क्या उसके रेडिएशन खराब नहीं है क्या? हाँ रेडिएशन सुना है, लेकिन मोबाइल का रेडिएशन खराब है। आफ्टर ऑल वही सिस्टम यूज करता है, वही रेडियो सिग्नल वही पैटर्न यूज करता है, फिर भी उसका रेडिएशन खराब है। लेकिन जो टेलीविजन का जो भी होता है वो रेडिएशन खराब नहीं है। एफएम का जो है वो रेडिएशन खराब नहीं है, एएम का है वो रेडिएशन खराब नहीं है। समझो मेरी बात को, ठीक है। तो ये जो रेडिएशन की बात है ना, वो सारी चीजें वहां पे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम वहां पे देखेंगे। तो एक्चुअल में होता क्या है कि अगर मान लो कि आप ये मान लेते हो कि वहां पे ये जो सर्किट है उसका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, ठीक है, फिर भी यहां पे एनर्जी रिलीज होगी, कौन से फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। मतलब वो सर्किट खुद अपने आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करेगी। मतलब कि रेडिएट करना है एनर्जी को, तो कहीं ना कहीं एनर्जी उसी के अंदर से जाएगी ना। तो इसीलिए यहाँ पे धीरे 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 ऑसिलेशंस कम होते नजर आएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? और यहीं से जन्म होता है, बर्थ लेता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यही सर्किट है, रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करने के लिए, है ना, जो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो यहीं से हमारा बेस बन के आता है एलसी सर्किट से। क्लियर हुआ? तो इसीलिए ये रियलिस्टिक केस नहीं है।
मतलब कि हमें कंटिन्यूअसली वो कैपेसिटर को एनर्जी देते रहना पड़ेगा। तो आइडियली आप समझ सकते हो कि एक बार कैपेसिटर को चार्ज करके फिर हमने इसको कनेक्ट करवा दिया और फिर हम मानेंगे कि यहाँ से बस ये ऑसिलेशंस होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे और इनफाइनाइट तक ये ऑसिलेशंस होते जाएंगे। कभी एनर्जी यहाँ से मैग्नेटिक में तो वापस मैग्नेटिक से इलेक्ट्रोस्टैटिक में वापस मैग्नेटिक में वापस, ये नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे इसके साथ साथ पहले तो ये अगर मान लो कि आइडियल है, फिर भी अगर ये आइडियल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, फिर भी ये नहीं होगा क्योंकि ये सर्किट ऐसी है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करेगी। और क्योंकि वेव्स जनरेट हो रहे हैं, वेव एक एनर्जी होती है, वेव एक पार्टिकल नहीं है, वेव एक एनर्जी है। तो एनर्जी कहीं ना कहीं रिलीज होगी, मतलब कि इसी सिस्टम के अंदर से एनर्जी बाहर निकलेगी, है ना। तो इसीलिए ये ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला है। तो इसके लिए हमें पीरियोडिकली वो कैपेसिटर को कंटिन्यूसली चार्ज देना, पीरियोडिकली चार्ज देना जरूरी हो जाएगा, है ना। अगर हमें कंटिन्यूसली एनर्जी को रिलीज करवाते रहना है तो, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करते रहना है तो, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। तो आइए इसी के रिलेटेड हमारा एग्जांपल 7.11 भी देख लेते हैं। बच्चों क्या बोला है यहाँ पे, so that in the free oscillations of an LC circuit the sum of energy stored in the capacitor and inductor is constant in time। मतलब कि हमें ये प्रूव करना है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो भी यहाँ पे कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है और जो इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है वो दोनों टोटल कंजर्व्ड है, मतलब कि वो टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है। कंजर्व्ड का मतलब होता है कांस्टेंट है, मतलब कि इन दोनों का एडिशन करोगे, जैसे कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करोगे तो वो टोटल एनर्जी के बराबर मिलेगी और वो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, है ना, क्योंकि टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम नेग्लेक्ट करेंगे कि भाई ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस नहीं है जो भी हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा रियलिस्टिक सर्किट में ऐसा नहीं होता है। लेकिन आइडियलिस्टिक केस अगर मान लेते हैं तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर मान लो कि एनर्जी कैपेसिटर तब डिस्चार्ज हो रहा है और इंडक्टर चार्ज हो रहा है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये घटना हुई कि तब कैपेसिटर के पास थोड़ा चार्ज है, मतलब कि थोड़ी एनर्जी अभी बाकी है, पूरा डिस्चार्ज नहीं हो चुका है, और इंडक्टर के पास कुछ चार्ज आया है, मतलब कि कुछ एनर्जी उसने स्टोर की है, ठीक है। तो ऐसे केस में इसकी स्टोर्ड एनर्जी और इसकी स्टोर्ड एनर्जी, इन दोनों का अगर एडिशन करोगे तो वो आपको कांस्टेंट मिलना चाहिए, मतलब कि टोटल एनर्जी अगर आप निकालना चाहते हो तो ये कांस्टेंट दिखनी चाहिए। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे आइडियलिस्टिक केस है तो ही ये पॉसिबल होगा, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं और वो प्रूव भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रूफ बहुत ही सिंपल है, लेकिन पहले पर्टिकुलर किसी टाइम पे हमें दिखाना पड़ेगा। तो मान लो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे पहली चीज तो ये आती है कि भाई ये जो कंडीशन बनेगी तब जो भी एनर्जी ऑसिलेट होने की जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। मतलब कि हम ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 0, ठीक है, उसको लेंगे हम 1/√LC। हमने अभी देखा कि जब भी ये एनर्जी ऑसिलेट करती नजर आएगी तो ऐसे केस में वो कंडीशन क्या हुई होगी, रेजोनेंट कंडीशन हुई होगी। मान लो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे चार्ज का फंक्शन क्या बनेगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पे चार्ज का फंक्शन बनेगा लेट से QM cos ओमेगा टी। हमने अभी ही देखा ना QM cos ओमेगा टी, ठीक है। और उसी टाइम पे भाई मान लो कि करंट का फंक्शन क्या बनेगा, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे करंट होगा यार यहाँ पे IM, मतलब कि इसको मैं QM इंटू ओमेगा भी लिख सकता हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है। तो मैं इसको QM इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी लिख सकता हूँ, क्योंकि QM इंटू ओमेगा ही क्या होता है, I होता है, ठीक है। तो यही तो दो कंपोनेंट है कि जो हमारे ये सर्किट के SHM को दिखा रहा है, मतलब कि ऑसिलेशंस को शो कर रहा है ना। तब चार्ज का फंक्शन ये बनेगा, करंट का फंक्शन ये बनेगा। हमने किसी पर्टिकुलर टाइम टी के ऊपर लिया है, किसी पर्टिकुलर टाइम टी के ऊपर लिया है, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम टी के ऊपर Q इतना होगा और करंट इतना होगा, बहुत ही बढ़िया। चलो अभी उस टाइम पे कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी, तो उस टाइम पे कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी, मतलब कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एट टाइम टी। वैसे तो ये फंक्शन कभी भी टाइम का हो सकता है, तो मैं बोलता हूं कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम टी के ऊपर जो भी बात करें वो टाइम टी के ऊपर बात करें, वो कितना होगा, तो हाफ Q² के बराबर, मतलब कि Q²T/C के बराबर होगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू प्लेस करता हूं तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2, और ये इसको हम लिखेंगे QM cos ऑफ ओमेगा टी का स्क्वायर डिवाइड बाई C के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई QM² cos² ओमेगा टी डिवाइड बाई 2C, ठीक। तो ये आ गया हमारा रिजल्ट नंबर 1, मतलब कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होगी, कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी, इतनी होगी। उसी पर्टिकुलर टाइम टी के ऊपर इंडक्टर ने कितनी एनर्जी स्टोर की होगी,
तो इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी लेट्स से यूएल है, और वो वही टाइम के ऊपर हम पर्टिकुलर टाइम की ही बात करेंगे, तो ये हो जाएगी हाफ एल आई ऑफ टी के स्क्वायर के बराबर। हाफ एल आई स्क्वायर होता है ना उसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखते हैं तो हाफ एल इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर मतलब कि यहाँ पे ये है क्यू एम इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। सॉरी ये साइन आता है, सॉरी सॉरी सॉरी, इट वॉज माई मिस्टेक, ये साइन आता है ना, ये साइन होगा ना, तो ये साइन ओमेगा टी, तो ये क्यू एम ओमेगा साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ एल इंटू क्यू एम स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, नाउ कैन आई से दैट ये जो ओमेगा है इसको अगर हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, क्योंकि ये जो कंडीशन बनेगी ऑसिलेशंस वाली वो रेजोनेंट कंडीशन पे ही बनेगी, हमने देख लिया, क्योंकि जब ये ऑसिलेट एनर्जी ऑसिलेट करती नजर आएगी ऐसे केस में आपको रेजोनेंट कंडीशन ही दिखेगी। तो ऐसे केस में हम इसको ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 1/√LC, तो ओमेगा स्क्वायर को 1/LC लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ एल इंटू क्यू एम स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 1/LC, अंडर रूट स्क्वायर कैंसल आउट हो गया इसलिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहां से L खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पे देखो, क्यू एम स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी टाइम्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो आप देख पा रहे हो ये रिजल्ट नंबर 2 आ गया। तो व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एट दैट टाइम, दैट इज दिस। तो तब टोटल एनर्जी कितनी, टोटल एनर्जी कितनी होती है, तो तब टोटल एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा उसी टाइम पे, है ना, उसी टाइम पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो यूसी ऑफ टी एंड यूएल ऑफ टी, मतलब कि तब कैपेसिटर के अंदर कितनी जितनी बची है वो एनर्जी एंड इंडक्टर के अंदर जो बनी है वो एनर्जी। ठीक है, मतलब कि इन दोनों का एडिशन वो क्या हो जाएगा, क्यू एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स सी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस यहाँ पे क्यू एम स्क्वायर बाई 2c साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, यहां से आप देखोगे तो क्यू एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2c कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचा देखो, अंदर बचेगा भाई कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बच्चों क्या होता है, 1 होता है ना, तो ये क्या हो गया क्यू स्क्वायर एम डिवाइड बाई 2c इंटू 1, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं, तो भाई उस टाइम पे टोटल एनर्जी हमें कितनी दिखी, ध्यान से देखो, क्यू एम स्क्वायर बाई 2c, क्यू एम क्या दिखाता है, मैक्सिमम चार्ज, कैपेसिटर के ऊपर एस्टेब्लिश होने वाला मैक्सिमम चार्ज जो कांस्टेंट होता है ना, उसके बाद सी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो भी तो कांस्टेंट है, और 2b कांस्टेंट, तो अल्टीमेटली ये क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो यही तो ये दिखाना चाहते हैं, यही तो हमें बोला कि यही आपको प्रूव करना है, लेकिन हमने यहाँ पे एक एजम्पशन लिया है, क्या एजम्पशन लिया है कि ये एक आइडियलिस्टिक केस है, क्योंकि रियलिटी में हमने देखा कि 2 ऐसे पॉइंट है कि जहां से हमें एनर्जी रिलीज होती नजर आएगी, मतलब कि ये ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बनेगा, डैम्प्ड ऑसिलेशंस बनेंगे, है ना, एसएचएम वाले ऑसिलेशंस नहीं बनेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशंस बनेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन इंफिनिटी तक चलती रहती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, है ना। 2 ऐसे हमने केस देखे कि जिसमें या तो इंडक्टर अगर आइडियल नहीं है तो वहां पे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जहां से हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, अगर मान लो कि वो आइडियल है तो ऐसे केस में क्या होगा, ये ऐसी सर्किट है कि जो यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट कर रही है ना, तो उस एनर्जी वेव मतलब कि एनर्जी वेव क्या होती है, वन काइंड ऑफ एनर्जी होती है, तो उसको भी डिसिपेट करने के लिए यहाँ पे एनर्जी यहीं से चली जाएगी, है ना, तो इसीलिए वो हमने यहाँ पे आइडियलिस्टिक केस मान के ये प्रूव किया है। ठीक है, क्लियर है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर हुआ, क्लियर हो, और वैसे भी कांस्टेंट ही रहेगी, वैसे भी कांस्टेंट ही रहेगी, है ना, तो क्लियर है यहाँ पे ये पॉइंट। ठीक है, तो यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।